दिमाग लगाता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आइए। Will not find anywhere else. One that the Western media has brushed under the carpet, and Western news agencies have conveniently forgotten to file. Full disclosure, we had a very hard time finding details, pictures and videos in order to put this story together for you, because there was nothing on the wires, but we had to tell the story because everyone else has been in less than 24 hours. That Texas has already run out of COVID beds. There are no ICU beds left in Alabama. Oregon has a shortage of ICU beds. More than 95% of ICU beds are occupied in Georgia. Beds are also running out in Houston. Did you know all of this? How will you? The news agencies that zoomed into visuals of people sharing a bed in India's hospitals have somehow gone into recess during America's Delta crisis. The news channels that reported live from India's crematoriums have not filed a single report on Florida. The state's crematoriums are overwhelmed. Locals say bodies have been stacked to the ceiling. Why is no one telling you this? Where is the press? हॉस्पिटल बेड खत्म हो गए, आईसीयू बेड खत्म हो गए, ऑक्सीजन की स्थिति खराब है, ऑक्सीजन भी खत्म हो गई, दवाइयाँ नहीं हैं, लाशों के ढेर इतने लग गए कि छत तक जाकर टकरा गई लाशें, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसके बारे में कोई बता नहीं रहा। क्यों? भारत में ही इंटरेस्ट है सबका, बाहर के बारे में नहीं बताएंगे। पर आपको सजग रहना, क्योंकि आप सजग नहीं हुए तो भारत की फिर पुरानी वाली स्थिति आ जाएगी, और कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है भारत की। आइए जरा एक डेटा आपको दिखा दें। यूएस की ये स्थिति है, 1,56,236 केस पर डे के, तो भारत दूसरे नंबर पर है 36,666 के साथ है, थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है। दूसरे नंबर पर भारत है विश्व में, ईरान तीसरे नंबर पर है, यूके चौथे नंबर पर है, ब्राज़ील पांचवें नंबर पर है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा ग्राफ मत देखिए, आप दूसरे नंबर पर इसको देखिए, एक के बाद दूसरे नंबर पर आप खड़े हैं। जरा सी भूल, जरा सी चूक आपको तुरंत पहले नंबर पर बना देगी, मेडल पहना देगी आपके गले में, और आप वर्ल्ड कप लेकर खड़े होगे, बढ़िया चमचमाता हुआ गोल्ड का वर्ल्ड कप, जो कभी आप शायद लेना नहीं चाहते, कभी किसी देश को लेना भी नहीं चाहिए ऐसा वर्ल्ड कप, लेकिन वो वर्ल्ड कप आप ले जाएंगे। आइए, इन 6 चार्ट हाउ डेल्टा स्टॉर्म इज रिवाइविंग अमेरिका's कोविड हॉरर। अमेरिका की स्थिति कितनी खराब है इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है अमेरिका में। तो ये अमेरिका की जो स्थिति हमारे यहाँ भी हो सकती, कभी भी हो सकती है। सर आज तो हरियाणा में फार्मर्स पर लाठी बरसा दिए थे सर, तो दलालों का आंदोलन है, उसकी क्या बात करना। चलिए एक आपके काम की बात बता दूं, जो लोग बाहर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 स्टेट्स में रहते हैं, 3 स्टेट्स में रहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है जो कंपनियों में काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नई सीरीज निकाल दी है, BH सीरीज। और वो BH सीरीज क्या है? ये भारत सीरीज है, पहले IN सीरीज के नाम से निकलनी थी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स, द मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल, दैट इज BH सीरीज। BH सीरीज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। भारत सीरीज जो अब तक आप क्या करते थे, आप रोड टैक्स भरते थे, अब आप दिल्ली से हरियाणा चले गए तो हरियाणा का नंबर लो, गाड़ी ट्रांसफ़र कराओ, RTO जाओ, ये करो वो करो, बड़ी परेशानी साहब। नया सिस्टम आ गया है, पुरानी गाड़ियों को भी BH में करा सकते हैं, नई गाड़ियों को तो BH रजिस्ट्रेशन आप करा ही सकते हैं यदि आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं उसका 4 स्टेट से ज़्यादा में ऑफिस है। यदि आपका मूवमेंट 4 स्टेट से ज़्यादा है तो आप BH सीरीज़ का नंबर लीजिए, 2 साल का टैक्स इसमें भरा जाता है। जो आप पहले पूरा लाइफ टाइम टैक्स भरते थे ना, 15 साल का, वो नहीं हो पाएगा, 2-2 साल का टैक्स आपको इसमें भरना है। फिलहाल ये कंडीशन है, और इसमें आप अपनी गाड़ी को लेकर कहीं भी जा सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। कोई आपको राज्य का नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। राज्य का नंबर तब लीजिए जब आप राज्य में रहने वाले, लेकिन राज्य से यदि आपको मालूम है कि आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कभी बैंगलोर हैं तो कभी चेन्नई, तो कभी हैदराबाद है, तो कभी आप मुंबई हैं, तो कभी आप पुणे हैं, तो कभी आप दिल्ली हैं, ऐसी जो इनकी कंडीशन है उन सबको BH सीरीज़ का नंबर लेना चाहिए। भले ही थोड़ा महंगा आपको लगेगा शायद रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचा देगा। तो इस सीरीज़ को पहले जो ये सीरीज़ आ रही थी, IN सीरीज़ आ रही थी, तो मोदी साहब ने बोले IN नहीं, अब BH सीरीज़ चलेगी, अब तो भारत सीरीज़ चलेगी। तो ये भारत सीरीज़ आ गई है, और इस भारत सीरीज़ का आप सब फ़ायदा उठाएं। मीनू जी कहते हैं नमस्ते नितिन भाई, आपके एनालिसिस लाजवाब है, धन्यवाद। धन्यवाद मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बात को पेपाल पे कह देते तो मुझे कितना अच्छा लगता। यहाँ 55% कंग की गुगा गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो और क्या क्या हुआ, क्या सिर्फ इतना ही हो रहा है कि ये नई चीज़ें? जसवंत सिंह जी धन्यवाद।
क्या सिर्फ इतना ही हो रहा है कि नई चीज़ें नहीं, पुरानी चीज़ों को भी नया किया जा रहा है? कैसे किया जा रहा है ज़रा देखिए। पुनर्स्थापना हो रही है साहब, जलियांवाला बाग को रिनोवेट किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से। आज प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, पुनः इसका उद्घाटन किया रिनोवेट करके, और बहुत शानदार तरीके से अब इसको बनाया गया है, बहुत सुविधाएं इसमें बढ़ा दी गई हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नया ही कुछ कर रहे हैं, पुराने को भी रिनोवेट कर रहे हैं, और जो शहीद है उनका बराबर पूरा ख्याल है। खैर, आप बनाते रहेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ने वाले लोग भी तो मौजूद हैं, उनका क्या करेंगे? ये रहे बिगाड़ने वाले लोग। तालिबान जैश मीटिंग, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों संग तालिबान ने की बैठक, भारत में अलर्ट जारी। भारत में अलर्ट जारी हो गया भैया। जैश ए मोहम्मद तालिबानियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें कश्मीर चाहिए इनका। अब मतलब ये आदमी यहाँ से कैसे चला गया भाई? इसको फांसी दे देते, रट्टा ख़त्म होता, लेकिन खैर चला गया, अब कोई बात नहीं। अब इसको फिर से कश्मीर का सपना आ रहा है, तो बहरहाल कोई बात नहीं, भारत भी उसी तरह से तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, जानिए आखिर क्यों लगाया गया प्रतिबंध। प्रतिबंध लगाया गया कि उनका कहना है कि लोग बाहर से आते जाते हैं, उससे दिक्कत होती है। जय बाबा काशी विश्वनाथ सूचना, मंदिर परिसर में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित है, ठीक है ना। तो लोगों का कहना है भाई बाहर के लोग आते जाते हैं, इसको रोकने के लिए अच्छा है, थोड़ा सा टेररिस्ट एक्टिविटी भी रुकी रहेंगी इस बहाने, क्योंकि थोड़ा सा चेक बना रहेगा। जलियांवाला बाग रिनोवेशन पर किसानों बहुत हंगामा किया है सर। वो किसान है ही नहीं सर, वो तो देशद्रोही लोग हैं, वो किसान कहाँ से हो गए? I started watching your video only after a few days back. Initially, I was not keen for long video, but your presentation and content is too good. धन्यवाद अशोक मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते समांता जी धन्यवाद। सर क्या है ना अशोक जी, जब तक कोई आदमी एक बार पूरा लाइव नहीं देखता तब तक वो उसको आदत नहीं पड़ती। जो एक बार पूरा लाइव देख लेता है फिर उसकी गारंटी हमारी है वो कहीं नहीं जाता, फिर वो हमारा कस्टमर बन जाता, कहीं नहीं जाने वाला। शुरू में देख के आदमी का दिल रुक जाता, 2 घंटे का लाइव, हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन फिर जो एक बार देख लेता है वो कहीं नहीं जाता। लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश दहिया जी, जय श्री राम भैया आपको। चलिए तब क्या और क्या क्या हो रहा है? अभी सिर्फ इतना नहीं हो रहा कि भारत में इनका दिमाग ख़राब है, आपस में भी लड़ने में कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है। ज़रा देख लें क्या हो रहा है भाई बाकी जगह। रॉकेट छोड़ दिएगा ये साहब। والله خوف المخ مركز ها خوف المخ। ईरान और कुवैत की सीमाओं के बीच सफोन में अमेरिकी काफिला जो जा रहा था उसके ऊपर ये रॉकेट छोड़े गए। किसने छोड़े, क्यों छोड़े? 4 रॉकेट 107 मिलीमीटर के। अभी तक इसकी कोई जानकारी है नहीं, आएगी, धीरे धीरे आएगी। खैर हमें तो बाहर वाले आतंकवादियों से डर है, लेकिन यहाँ वाले भी हैं। बट सर आई वॉच इट नेक्स्ट डे ओनली ऑन सैटरडेज, आई वॉच लाइव योर अफगानिस्तान एनालिसिस और वेरी गुड। धन्यवाद अशोक मेहता जी। कोई बात नहीं सर, जिसको जब मौका मिले तब देखे। हम बाहर वालों से परेशान हैं, अंदर वालों ने धमाल अलग मचा रखा है। आई क्विट प्राइम न्यूज़ आफ्टर योर लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया देशभक्त जी। ज़रा अंदर वालों का तो देख लें, पॉश इलाकों में रहने वाले, गुड़गांव इंपीरियल सोसाइटी ऐसा कुछ तो भी नाम है। ज़रा देखें क्या चल रहा है पॉश इलाकों में। आहा क्या शानदार घर है भाई, क्या बात है। मजाल है कि मानसिकता बदल जाए। सुनिएगा। बच्चे को सिखाया जा रहा है हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। सुनिए। और साहब ये कहीं नहीं हो, कहीं दूर नहीं हो रहा, दिल्ली के बगल से लगा हुआ गुरुग्राम में इंपीरियल गार्डन सोसाइटी वालों ने कंप्लेंट करी। हालांकि इनकी नाम है साहब, बच्चे से नारे लगवाने वाले जो भाई साहब हैं उनका नाम है सैयद फैजुल्ला हाशमी। क्या बात है, वेरी गुड, बढ़िया है जी। लाइव की वजह से श्वान निद्रा में आदत बन गई लोगों की। हाँ पीयूष त्रिपाठी जी बिल्कुल सही।
तो ये स्थिति है भारत के अंदर। खैर, तो जो लोग ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए, उनके लिए बड़ी बुरी खबर लाया हूं एक। उनके लिए क्या बुरी खबर लाया हूं? लाहौर पे बिल्ला कूदत वाली खबर है। इनसे मिलिए, तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, क्या कह रहे हैं सुनिए। हिंदुस्तान د دې منطقې یو مهم ملک دی او موږ غواړو چې خپل کلتوري समझ में तो आएगा नहीं आपको। روابط چې قوم له هند سره درلود دې ته دوام ورکړو او بلکې وده ورته ورکړو. زموږ تجارت د پاکستان له لارې هند ته ډېر مهم دی. बहुत सारी बातें कही इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पाकिस्तान भी आया। هوایي لارې هوایي کوریډور د هندوستان سره باید چې موږ اخلاص وساتل شي او دا لازم دی چې باید وشي. نو موږ د خپلو तो साहब कहना है कि मैं कैसे बताऊं क्या कहना है कि एक मिनट देख लेते हैं। वॉन्ट्स गुड रिलेशन विद इंडिया, शेर मोहम्मद स्तनी काजी। तो शेर मोहम्मद साहब ने ये कुछ चील बिलौए बने हुए थे, पल्ले नहीं पड़े, तो हमने गूगल ट्रांसलेशन का फ़ायदा ले लिया। तो उन्होंने बोला हम भारत से बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हमारा हवाई रूट भारत के लिए हमेशा खुला हुआ है, भारत के लिए तमाम सारे और जो बाकी देशों से हम रिलेशन चाहते हैं उससे बेहतर रिलेशन हम भारत से चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो मैटर है भारत और पाकिस्तान आपस में निपटाएगा, हमने उसमें बीच में नहीं पड़ना है। तो ये तो लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया। यहाँ तो लोग घी के दिए जला रहे थे, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। उन्हें तो लग रहा था कश्मीर अब मिल ही जाएगा। ये तो क्या, ये तो गड़बड़ हो गई। और वो पगला वो जो यहाँ से छूट के गया था वो लगा हुआ है बैठक करने में, कश्मीर ले लेंगे। ये तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर रोज़ कुछ एक नया हो जाता है ना, कुछ समझ में नहीं आता। उधर ईरान सपोर्ट कर रहा है, जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं, ईरान आज से सपोर्ट नहीं कर रहा, ईरान बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान की जितनी बैंड बजती है ना उसमें बहुत बड़ा हाथ ईरान का होता है। तो इसको ज़रा देखिएगा, जो बम धमाके में होते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ ईरान का होता है। ईरान पूरा सपोर्ट करता, लॉजिस्टिक सपोर्ट करता, हर प्रकार से सपोर्ट करता। ये तो हुई अफ़गानिस्तान की बात। अफ़गानिस्तान की बात कोई कैरी कर लें आगे? क्यों नहीं अफ़गानिस्तान की बात को कैरी कर लें? आखिर अफ़गानिस्तान के लिए ही तो हम लोग बैठे हैं। क्या है अफ़गानिस्तान और क्यों अफ़गानिस्तान इतना इम्पोर्टेंट हो गया? कोई आज से नहीं है, बहुत सालों से, सेंचुरीज से कहें तो अफ़गानिस्तान का लगभग यही हाल है। पर हम सेंचुरीज तक तो नहीं जा पाएंगे, इतना तो हमारे लिए संभव नहीं होगा। कुछ करीब जा सकते हैं, 100 साल तक तो जा सकते हैं, 100 सवा 100 साल तक तो जा सकते हैं। तो 100 सवा 100 साल तक क्यों न चलें? तो 100 सवा 100 साल तक यदि हम चलेंगे तब हमको अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है आपके लिए समझना कि आप पर जो असर पड़ेगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान से अगर सबक ले लिया तो ये भारत बच जाएगा, अगर अफ़गानिस्तान से सबक नहीं लिया तो भारत का हाल भी अफ़गानिस्तान जैसा हो जाएगा ना। वो सिल्क रूट तो सर बहुत दूर की बातें हैं। अभी तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा आखिर अफ़गानिस्तान में व्हाट वेंट रॉन्ग, आखिर ऐसा क्या गलत हो गया अफ़गानिस्तान में, कहाँ दिक्कत आ गई। तो उस चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो अफ़गानिस्तान आज़ाद कब हुआ? अफ़गानिस्तान किसके कब्ज़े में था? अफ़गानिस्तान था अंग्रेज़ों के कब्ज़े में। बड़ा शांति थी, कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। अंग्रेज़ आते थे, हंटर मारते थे, काम कराते थे, निकल जाते थे। उससे पहले 1837 में किसी ने बता दिया, अरे नहीं भाई साहब, 1919 में, 1920 में नहीं सर, 1919 में अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ। और अफ़गानिस्तान जब आज़ाद हुआ तब अफ़गानिस्तान का नाम क्या रखा, क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें। कई बार अफ़गानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम कई बार बदला गया, बार बार। और वो बार बार नाम बदलने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। तो खैर, एंग्लो अफ़गान जो झगड़ा हुआ, ब्रिटिशर्स को जब भगाया गया, जय श्री राम विक जी, तो ब्रिटिशर्स को जब भगाया गया तो 1919 में ही अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया। हम लोग बैठे रह गए। इंडो अफ़गान ट्रीटी साइन हो गई, बोले आज के बाद हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हमारे आपके रिलेशन बड़े अच्छे रहेंगे। तो ये कैसे हो गया भाई? एंग्लो अफ़गान ट्रीटी साइन हो गई 1919 में। ठीक है भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर
से सारा खेल जो है वो शुरू होता है। तो आखिर जब आज़ाद हो गए तो दिक्कत कहाँ आई? तब तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। आप इतने दिनों से परेशान थे कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ जुल्म कर रहे हैं, अंग्रेज़ फलान कर रहे हैं। अच्छा, करते क्या थे उससे पहले? जब अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या करते थे? डकैती करते थे। मतलब ऐसा आतंकवाद नहीं था उस समय, डकैती थी। वो डकैती मार लो, अंग्रेज़ हमसे टैक्स ले जा रहे हैं, हमने अंग्रेज़ों को भगाना है। ठीक है भाई, 1919 में आज़ाद हो गए, बड़ी अच्छी बात है भाई। आज़ाद होने के बाद कोई भी देश होगा तो सब यही समझेंगे कि भाई आज़ाद हुए तो डेमोक्रेसी बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, डेमोक्रेसी नहीं बनी। डेमोक्रेसी की जगह वहाँ पर राजाशाही आ गई। मतलब कितने कमाल की बात है, भारत आज़ाद हुआ तो डेमोक्रेसी आई, वो आज़ाद हुए तो राजाशाही आई, मोनार्ची। तो उन्होंने अपना राजा चुना, राजा आया भाई। सबसे पहला जो राजा, वो कौन? आइए, अमानुल्लाह खान। अमानतुल्लाह नहीं, वो कभी नहीं बन सकता, ये अमानुल्लाह खान। ठीक है ना? अब अमानुल्लाह खान साहब कौन थे? अमानुल्लाह खान साहब ये रहे आपके सामने। और ये तेरी की, ये कैसे? ये तो पढ़ा लिखा सा आदमी लग रहा है भाई, ये कैसे हो गया? किंग ऑफ अफगानिस्तान, गाजी। तो ये तो कबाड़ी टाइप का होना चाहिए, कबीलिया ही होना चाहिए। ये कबाड़ी टाइप का क्यों नहीं दिख रहा ये आदमी? तो यार बड़ा अच्छा भला दिख रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया भाई? हाँ, और देखें जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था भाई, पिंजरे से छूट गया अफगानिस्तान। चलो भाई, क्या बात है। ये खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति थी अफगानिस्तान की। ये इनका मकबरा है, मकबरा है बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान जाने। अपन लोगों के सब चीज़ें होती नहीं, इसलिए हमको आइडिया नहीं है। तो भाई इतनी सारी सब अच्छा भला चल रहा था, ये तो सब पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा लगता था देखकर। तो फिर ये कबीलियाई टाइप के लोग कहाँ से आ गए, भिखारी कबाड़ी टाइप के लोग कहाँ से आ गए, ये समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए आपको हिस्ट्री के पन्नों को धीमे धीमे पलटना पड़ेगा। जरा जल्दी पलटेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना? क्यों? आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1919 में बने, ठीक है। 1929 में इन्होंने सत्ता त्याग दी, अमानुल्लाह खान, 10 साल बाद। ठीक है भाई, क्यों त्यागी उसके जवाब किसी और दिन। लेकिन इस सारी चीज़ में एक बड़ी मज़ेदार जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये दिखती है कि राजाशाही आई तब भी ये कबाड़ी लोग नहीं आए, तभी भी पढ़े लिखे लोग थे। यानी अफ़गानिस्तान अच्छा भला था उस समय, अफ़गानिस्तान की इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। तो अमानुल्लाह साहब के टाइम पे अफ़गानिस्तान कैसा था, एक बार देख लें, एक बार देखते हैं। कुछ नहीं करना आपको, है ना? राकेश जी, जय श्री राम गुरु जी, फीस स्वीकार करें, धन्यवाद राकेश जी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल इमेजेस पर जाना है और कुछ नहीं लिखना है। अफगानिस्तान फ्रॉम 1919 टू 1929, ये आपको सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। अब इन तस्वीरों को एक एक करके बड़ा करके भी देख लें। ये है वो अफगानिस्तान वाला, वो पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, हाँ, खाने वाले का दिल होता गुलगुल, ठीक है, ये वो वाला था। और ये इनकी ड्रेस थी। तो आज जो कबाड़ी टाइप के लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये कबाड़ी टाइप के लोग तो भाई नहीं थे तब। आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कबाड़ी आपको दिखते हैं। अगर तस्वीरों को देखें तो ये है। तो मतलब स्थिति तो काफ़ी अच्छी थी, ऐसी बुरी स्थिति तो नहीं थी। ये कुछ तस्वीरें और हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ भाई कि एकदम से इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई? उसको देखने के लिए आपको और तस्वीरों को देखना पड़ेगा। देखिए, तमाम सारी तस्वीरें आपको मिलेंगी। ये रेजिमेंट है, ये अफ़गानिस्तान में जो उस समय कहा जाता था भाई ये इंस्पायर हो रहे हैं ब्रिटिशर्स से, फलाने से, ये अफ़गानिस्तान है 1919 का। भारत से कहीं कमतर दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा, ठीक है ना? ये अफ़गानिस्तान का एयरपोर्ट उस समय का, काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की स्थिति तो बड़ी अच्छी थी भाई,
इतनी बुरी स्थिति तो नहीं थी जैसी आज हमको देखने को मिल रही है। फिर आखिर ऐसा कैसे होगा कि एकदम कबाड़ी देश में तब्दील हो गया अफगानिस्तान? ऐसा क्या हो गया भाई? कहाँ एयरपोर्ट सब कुछ था। बड़े कमाल की बात है। थोड़ा आगे चलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आगे। और जब 1929 तक इन्होंने राज किया तो इसके बाद दूसरे राजा आए, नाम मोहम्मद नादिर शाह। मोहम्मद नादिर शाह आए साहब, इन्होंने भी राज किया, किंग ऑफ अफ़गानिस्तान। ये भी अफ़गानिस्तान के रहे, बढ़िया है, खूब अच्छे से राज किया। और इनका राज कब तक चला? सबने राज किया, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी आ गई हो या डेमोक्रेसी चल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पिछले वाले जो अमरुल्लाह जी की एक ज़रूरी बात रह गई, अमानुल्लाह जो पिछले राजा थे उनकी एक ज़रूरी बात रह गई। जो छापामार थे, जो डकैत थे, इसको उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। ख़त्म कैसे किया था कि केजेस बनवाए थे, उसमें केज में बंद कर दिया, आदमी को छोड़ दिया, बंद करके केज को छोड़ दिया, बाहर निकल नहीं सकता, उसी केज में मर जाता था आदमी। बड़ी हार्श पनिशमेंट देते थे। तो धीरे धीरे छापामार ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन इस सब के बीच उन्होंने सारा त्याग किया और छोड़ा अपना राजपद छोड़ने के बाद जो बने मोहम्मद नादिर शाह जब बने तो 1929 से 1933 तक बने। अब 1933 तक क्यों? इन्होंने भी छोड़ दिया क्या? नहीं, इन्होंने छोड़ा नहीं। ये हज़ारा कम्युनिटी ये जो थे ये सुन्नी थे। अब इनके राज में ऐसा आरोप लगता है इनके ऊपर कि जब ये राजा थे तो इन्होंने अपने कोई ओपोनेंट खड़ा ना हो पाए। देखिए ये तो हमेशा से कहानी है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुग़ल। अब मुग़लों की तो कहानी आपने सब देखी हुई है, लेकिन यहाँ की इनकी कहानी देखना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि मोहम्मद नादिर शाह जब आए तो इनके ऊपर आरोप लगने शुरू हुए कि इन्होंने दूसरों पर टैक्स ज़्यादा लगा दिए, जो नॉन सुन्नी थे उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिए। जो हज़ारा कम्युनिटी थी, जो बाकी और जो कम्युनिटी थी उनको उनमें काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर पश्तून्स जो थे उनको भी इनसे काफ़ी दिक्कत थी। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको इनसे प्रॉब्लम हुई। ताजिक को इनसे प्रॉब्लम हुई। हालांकि इन्हीं सबके से ये पहले इन्होंने इनसे फ़ायदा भी लिया था, लेकिन इसके बाद में सब इनके अगेंस्ट में हो गए। हबीबुल्लाह भी थे जो इनके अगेंस्ट में हो गए। एक लड़का 8 नवंबर 1933 को, उससे पहले भी उसने कोशिश करी कि इस आदमी को मुझे ख़त्म करना है, इस राजा को मुझे ख़त्म करना है। लड़के का नाम अब्दुल खालिक। सफल नहीं हो पाया। कहीं आना था राजा को, नहीं आया। मोहम्मद नादिर खान को कहीं आना था, नहीं आए। तो दूसरी जगह जब ग्रेजुएशन सेरेमनी थी वहाँ वो आ गए। वहाँ जैसे ही आए तो अब्दुल खालिक को अपने दोस्त के पास एक पिस्टल थी, उसने बोला कि मुझे पिस्टल चाहिए, मुझे पिस्टल दे दो। मज़े की बात ये थी कि उसके पास उस समय मोटरसाइकिल थी अब्दुल खालिक के पास। अब्दुल खालिक आया, उसने देखा यहाँ आ रहा है, कन्फर्म है, आ गया है। वो वापस गया, उसने पिस्टल ली, अपने दोस्त को अपने साथ बैठाया और लेकर आ गया। पिस्टल को अपने रुमाल में लपेट कर जेब में रख लिया, किसी को नहीं पता चला। पिस्टल उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी, हर किसी के पास होती ही नहीं थी। बहरहाल आकर पास में बिल्कुल खड़े हो गए और जैसे ही मोहम्मद नादिर खान करीब आए, अब्दुल खालिक ने तुरंत पिस्टल निकाली और एक गोली मारी जो सीधे मुंह पर लगी। मतलब एक गोली ही काफ़ी थी, लेकिन अब्दुल खालिक इस पर नहीं रुका। उसने दूसरी गोली मारी जो चेस्ट में लगी, तीसरी गोली थ्रोट में लगी और तार तार फायर करता रहा। चौथी गोली जो है गार्ड्स को लगी और ये करके वो भागा तो पकड़ लिया गया। तो उसके साथ में, आप बड़े कमाल की बात है कि जब उसको पकड़ा गया तो यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट, तकरीबन शायद 400 स्टूडेंट थे, उन सबको मौत की सज़ा दी गई थी। यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स थे सबको मौत की सज़ा। बाद में हालांकि लोगों को छोड़ दिया गया कि भाई इनोसेंट है, इनका दोष नहीं है, सबने मिलकर नहीं मारा। लेकिन जो अब्दुल खालिक है वो और उसके परिवार और उसके जितने भी लोग जानने वाले थे उन सबको बेमौत मारा गया, जिसमें अब्दुल खालिक को ख़ास तौर पर बड़ी भयंकर यातनाएं देकर मारा गया। हाथ पैर खींचकर जो उखाड़ दिए जाते हैं, उस तरह से तमाम सारी यातनाएं देकर। रॉय जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल खालिक कौन था? हज़ारा था। उसके मन में हज़ारा कम्युनिटी आज भी उसको हीरो मानती है ना। यहाँ से डिसिडेंट शुरू होता है। अंग्रेज़ जब गए
वो एक बीज उससे पहले बो कर गए थे, और वो बीज ये बो कर गए थे जो उन्होंने भारत में किया था वो अफगानिस्तान में भी किया था। तुम इससे लड़ो, तुम इससे लड़ो, तुम इससे लड़ो। तो आपस में जो कम्युनिटी का जो क्लैश था वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो तुम्हारे जैसी भाषा नहीं बोलता है, वो तुम्हारे जैसा रहन सहन नहीं है, तो तुम इससे लड़ो। जैसे साउथ में साउथ अलग है, हिंदी नहीं बोलते, महाराष्ट्र में अलग है, हिंदी नहीं बोलेंगे। तो ये जो आज जो चल रहा है ये अफगानिस्तान में हो चुका है, अभी आपके यहाँ चल रहा है। ये बीज बोए, इन बीज को बोने का नतीजा ये हुआ कि डिसिडेंट हुआ तो मोहम्मद नादिर खान को मार दिया गया। मोहम्मद नादिर खान के समय पर अफगानिस्तान कैसा था? तभी भी अफगानिस्तान वैसे ही प्रोग्रेसिव था, तभी भी वैसे ही प्रोग्रेसिव था। ठीक है, मोहम्मद नादिर खान ख़त्म हुए साहब, इनके सुपुत्र आए ज़हीर शाह, इनके सक्सेसर ज़हीर शाह जी आए। अब ज़हीर शाह जी आए तो ये शायद तालिबानी आए होंगे, कबीलियाई टाइप होंगे, कबाड़ी टाइप। इनका ज़हीर शाह को भी देख लें, मोहम्मद ज़ाहिर शाह, ये रहे मोहम्मद ज़ाहिर शाह। ये भी अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, ये भी बड़ा गजब का पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, थे भी पढ़े लिखे, सूट बूट टाई वाले आदमी थे। टाई वाले ये भी थे। इनको देखकर आज के अफगानिस्तान तालिबानियों को देखकर कुछ लगता है बराबर में कुछ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बराबर लगता है ना। और 1919 में हमसे कई गुना पहले आज़ाद हो गया। हम 47 में आज़ाद हुए, 19 में आज़ाद हो गए, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये थे, बड़े प्रोग्रेसिव थे। तमाम सारे देशों से इन्होंने अपने रिलेशंस बनाए, तमाम सारे देशों से। बड़ी कम उम्र में इनको सत्ता मिल गई थी। तो खैर तमाम सारे देशों से इन्होंने अपने संबंध बनाए, बड़े प्रोग्रेसिव थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? कुछ तो हुआ होगा। अब 1929 के बाद इन्होंने कमान संभाली नादिर खान ने। 33 तक ये रहे। 33 से लेकर इसके बाद जो लास्ट जिसे कहते हैं ना, तो ज़हीर शाह ये रहे 33 के बाद। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ भाई? इन्होंने तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव किए कि नहीं हम जो है मतलब राजाशाही में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव किए कि हम डेमोक्रेसी को थोड़ा फ़ायदा दें और जो भेदभाव की नीति उसको ख़त्म करेंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे। ठीक है, सारा चलता रहा। इन्होंने कहा भाई जनता से भी लेंगे, क्योंकि वो उनको विदेशों की आदत पड़ी थी ना डेमोक्रेसी से, तो वो सारी चीज़ें उनके अच्छा है, प्रोग्रेसिव होना भी चाहिए था। लेकिन ये प्रोग्रेसिव होना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया। मुश्किल कैसे पड़ गया कि ये सब कुछ चलता रहा और इस सब प्रोग्रेसिव ने इनको अफगानिस्तान का आखिरी राजा बना दिया। आखिरी राजा कैसे बना दिया कि इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके एक जिसे कहते हैं ना डिसिडेंट्स, अविश्वास या कहना चाहिए कि मन के अंदर एक जो भावना होती कि नहीं यार सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमको राजा को बदलना, हमको ये हटाना है। ठीक है, इनको हटाने की जुगाड़ शुरू हुई। जुगाड़ कैसे शुरू हुई? जुगाड़ जो शुरू हुई उसके पीछे का कारण अगर आप देखेंगे तो आपको तस्वीरों में दिख जाएगा। ये और ये तस्वीरें काफ़ी है बताने के लिए। ये वो तस्वीरें हैं जिससे एक देश जिसका नाम रशिया, यूएसएसआर जो उस समय था, जिसकी सीमाएं सीधे सीधे टकराती थी अफगानिस्तान से, उस देश का दिमाग ठनक गया। उसने कहा ये तो पूरे विश्व से ही सबसे दोस्ती करना चाह रहा है, तो ये करना क्या चाह रहा है? तो यहाँ तो हमारी ही सत्ता रहनी चाहिए। यूएसएसआर कम्युनिस्ट गवर्न था, कम्युनिस्टों का डंका बोलता था, तूती बोलती थी उस ज़माने में। कम्युनिस्ट के अलावा कुछ और था ही नहीं, जहाँ देख लो वहाँ कम्युनिस्ट शासन। तो यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने धीरे से अपना पासा खेला। और पासा क्या खेला? बोले एक काम करो, इसके खिलाफ में एक जन आंदोलन खड़ा करो, इसके खिलाफ में एक कंसेंसस पैदा करो, फलाना है, ढिकाना है, ऐसा है, वैसा है। कोल्ड वॉर चल ही रहा था, रशिया और यूएसएसआर और यूएसए का, कौन बड़ा कौन बड़ा? तो बड़ा कौन है वो तो भगवान मालिक है। आज तक इसी की लड़ाई होती रहती है, लेकिन खैर, और उसमें वो तैयार मतलब कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हुए।
ठीक है। इनका जो है तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ तब क्या स्थिति बनी, तब इनको सत्ता से हटा दिया गया, तख्ता पलट करके इनको सत्ता। लेकिन इनकी सत्ता में क्या हाल था अफगानिस्तान का? क्या अफगानिस्तान ऐसा था जैसा आज दिखता है? ये भी नहीं था। अफगानिस्तान में 1960 लिखेंगे तो आपको अफगानिस्तान की तमाम सारी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। 1960 की ये फोटोग्राफ बहुत फेमस फोटोग्राफ है, आप सब देखते होंगे। ये 1960 है। कॉलर का कोई बटन बंद नहीं है, कॉलर का बटन भी खुला हुआ है, मिनी स्कर्ट्स भी पहने हुए हैं, कोई बुर्का हिजाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने वाली जो 2021 में ये कैसे आ गई? उल्टा कैसे हो गया? ये उल्टा कैसे हो गया? ऐसे भयंकर स्थिति कैसे आ गई? अफगानिस्तान की बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हैं, बहुत हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं अफगानिस्तान एक बहुत जो है प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर आगे बढ़ रहा था। 50s 60s की अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे, कई सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ऐसी कई फोटोग्राफ्स मिलेंगी आपको देखने को, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ बड़ा शॉर्ट लिव्ड रहा, बड़ा शॉर्ट लिव्ड रहा। इस इन्फ्लुएंस का भी एक कारण था। ये देखिए, इस प्रकार से स्टोर्स हुआ करते थे। कितना पुराना रेडियो है ये पुरानी फोटोग्राफ्स आपको बहुत आराम से बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। ये तमाम सारे इतने अच्छे अच्छे स्टोर्स हुआ करते थे, कहाँ चले गए आप किसी को समझ में नहीं आ रहा। बाकायदा फैशन इंडस्ट्री हुआ करती थी। ये फैशन इंडस्ट्री थी अफगानिस्तान की, सोचिए 1960। तो इतना सब कुछ अच्छा था, तब फिर क्या हुआ? हमारे घर में आज भी ये रेडियो है। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान में इसलिए शांति नहीं है क्योंकि गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया था कि उसके राज्य में कभी शांति नहीं आएगी। आप क्या सोचते हैं सर? सर वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आज हम जो एनालिसिस करने बैठे हैं उसको कर लेते हैं, है ना। तो अफगानिस्तान की जो स्थिति थी वो कैसी थी, वो फोटोग्राफ्स में दिख रही है आपको 50 और 60 में। बाकायदा स्विमिंग करने लोग ऐसे जाते थे, ये सारी फैशन इंडस्ट्री है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें झूठ क्यों बोलेंगी? क्योंकि तस्वीरों का सच बिल्कुल सामने आएगा। ये चमचमाती हुई बसें भी हुआ करती थी साहब। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत में बहुत अच्छा खुशहाली थी, अफगानिस्तान में भी बहुत अच्छी खुशहाली थी। ये अफगानिस्तान है आपके लिए। 1960 जब अफगानिस्तान सर्च करेंगे तो तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तमाम सारे अलग अलग तरह के लोग भी रहते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहरहाल बस के इंटीरियर्स भी देखिए एकदम चमचमाते हुए। तो अफगानिस्तान, व्हाट वेंट रॉन्ग विद अफगानिस्तान, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया भाई। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको मिलेंगी, बुर्का भी पहने, बुरके के बल से स्कर्ट पहन के भी हैं, है ना, ये तस्वीरें भी हैं। बट व्हाट वेंट रॉन्ग, ये हुआ क्या? ये तमाम सारी ऐसी तस्वीरें आपको मिलेंगी पुरानी। ये काबुल एयरपोर्ट की है, अफगान सॉरी नॉट एयरपोर्ट की, सॉरी कोलंबो का है ये, अफगान एम्बेसी। तो ऐसी तमाम सारी फोटोग्राफ्स भरी पड़ी हैं इंटरनेट के ऊपर। तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि अफ़गानिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई? हुआ ये कि भाई जैसे तैसे काउप कराकर, जैसे तैसे सत्ता हथिया कर आ गए, बन गए, ठीक है। 1960 का अफगानिस्तान का एक पेट्रोल पंप है, 1960 का। ये पेट्रोल पंप की हाइट अब देख रहे हो आप। मेरे को नहीं मालूम यहाँ कितने लोग इतने पुराने हैं। आप लोगों ने पुराने पेट्रोल पंप देखे? अपने यहाँ पेट्रोल पंप का जो डब्बा होता था इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी, बस इतनी सी छतरी इसी के ऊपर। ये हाई सीलिंग कभी नहीं होती थी, ये हाई सीलिंग अब बनने लगी है। आप सोचिए 1960 का अफगानिस्तान, चमचमाती हुई गाड़ियाँ पेट्रोल पंप के ऊपर, ठीक है, पेट्रोल भराने के लिए चमचमाती हुई गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये अफगानिस्तान था। तो ऐसा क्या हुआ अफगानिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई भाई? बिल्कुल ही वाट लग गई, अफगानिस्तान का खेल ही खत्म हो गया। खैर
कुछ और फोटोग्राफ भी देख लीजिए। ऐसा नहीं कि सब लोग बहुत अमीर थे, अफगानिस्तान बहुत संपन्न था, ऐसा नहीं है। अगर ये हैं तो इनके बगल से लाद के मजदूर भी जा रहा है, सभी चीज़ें। अफगानिस्तान की स्थिति जो है इन तमाम सारी फोटोग्राफ्स में, और ये फोटो भी है। बुर्के वाले तब भी थे, ऐसा नहीं थे, पर साथ में धोती नुमा पजामा था, है ना। ये ऊंचा वाला पजामा नहीं था जो अब आप देख रहे हो, जो कट्टरपंथ की निशानी एक तरह से बन चुका है, वो पजामा कम से कम नहीं था। ये चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान के बारे में बताती हैं। मिलिट्री काउप के बावजूद ऐसी बुरी स्थिति नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ भाई, अफगानिस्तान में इतना क्या बुरा हाल हो गया। कुछ और तस्वीरें भी हैं। हो गया, चलिए ये भी हो गया। अब भाई सत्ता तो हथिया ली, सत्ता तो ले ली, हटाओ इनको, हटाओ उनको, हटाओ करके, ठीक है। लेकिन उससे हुआ क्या? सारा जो प्रपंच चला वो चला कम्युनिस्ट ने, कि इनको सत्ता से हटाना है, ठीक है। सत्ता को हटाने वाले कौन से बने? सत्ता को हटाने वाले बने मोहम्मद दाऊद खान। सरदार मोहम्मद दाऊद खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत सारे इनके तमाम सारे नाम हैं। अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने नाम लिखा भाई, इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नर थे उससे पहले, और इन्होंने नाम रखा रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान 1973 में। 1973 में रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान बना। अब सबसे मज़े की बात यह है कि आखिर जो सरकार चल रही थी, जो सत्ता चल रही थी, जो राजा जो चल रहा था, उसको उठाकर फेंका किसने? कैसे फेंक दिया? ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, इसने ऐसे कैसे कर दिया? ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, प्रोग्रेसिव, इनको भी बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता था। और ये प्रो सोवियत पॉलिसी पे चलते थे। पिछले वाले को क्यों हटाया उस राजा को? वो किससे मिल रहा था जाकर? किसके साथ फोटो है? कैनेडी के साथ में, पूरे विश्व के साथ मिल रहा है। तब क्या एक मन में खुटका आया कि यार इसको हटाओ। तो एक पूरा अमेजिंग एनालिसिस, चैनल इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। धन्यवाद सीए गौरव त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मन में एक विचार आया कि भाई इसको हटाओ कैसे? युद्ध तो करने, या तो युद्ध करने जाओ तो पूरी दुनिया चल जाएगी। हालांकि उस समय इतना वो नहीं था, लेकिन युद्ध करने की ज़रूरत क्या, जब अंदर अपने लोग हैं। तो कम्युनिस्टों को बैठाया, जो कम्युनिस्ट आज आपके भारत में, यही कम्युनिस्ट वहाँ बैठकर उन्होंने पूरा लोगों के मन में भरा। और अफगानिस्तान की सेना ने कोई आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब सरेंडर किया है, या पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जो सत्ता है उसके खिलाफ चले गए। इससे पूर्व में तब भी यही हुआ। अफगानिस्तान की सेना ने खुद ने कू किया था ये, है ना। तो जब इतना बुरी तरीके से सेना ने, कब? 1973, ठीक है साहब, ये बन गए प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है? अब ये अपनी पार्टी लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर प्रेसिडेंट, पहले प्राइम मिनिस्टर थे फिर प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसी राजा ने इनको बनाया था ना, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। इसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर जो है एक पार्टी, इनकी जो पार्टी थी, इसको जब इन्होंने उठापटक किया तो उसको सौर मूवमेंट बोलते हैं। अप्रैल का तख्ता पलट, खैर 1978 में इनका असैसिनेशन हुआ था, सौर मूवमेंट के समय पर। खैर तो अब इसके बाद 1973 में ये बने, प्रेसिडेंट बने। इनका भी हाल वही हुआ जो बाकियों का हुआ। आर्मी ने एक बार फिर इनको उठाकर फेंक दिया। आर्मी ने साथ दिया, जैसे आज आर्मी साथ दे रही है, ऐसे ही तब भी हुआ। तभी भी आर्मी ने उठाकर फेंक दिया, इनको फेंक दिया, और इनका असैसिनेशन भी हो गया। चलिए साहब, अब एक नई पार्टी है, पहले इनको खड़ा किए गया, सोचे कि भाई इनसे काम हो जाए। कम्युनिस्ट वर्ल्ड लाइक टर्माइट्स, दे कैन डिस्ट्रॉय एनी कंट्री। अरे साहब, अभी देखिए। अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में
मूवमेंट चलता है, इनको उठाकर फेंक दिया जाता है। और कम्युनिस्ट पीपल्स, लाल सलाम ईरान में भी किया था 1970 में, कुछ और हो गया। यहाँ पर भी सर कुछ और होने वाला है। देखिए, कम्युनिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। सबसे मजे की बात है, कम्युनिस्ट कभी अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बनाया, अब ये राज करेंगे। बड़ी अच्छी बात है भाई, इन्होंने भी राज करने की सोची। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान छुपा लिया, लाल रहेगा लेकिन अपना छुपा लिया थोड़ा सा अपने आप को, है ना, थोड़ा बदल दिया। ये यहाँ ले आए इंडस्ट्री का गियर, है ना, ये जो आपकी जो बाली है वो इधर ले गए, धीरे से थोड़ा छुपाने का प्रयास किया। कैसे? द पार्टी फॉलोड लेफ्ट विंग लेनिन आइडियल्स डिस्पाइट इट्स ओरिएंटेशन। द पार्टी purposefully did not call itself communist, instead referring to national democratic और socialist। समझ में आया आपको? तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, 1970 1960 से चला रहा, 1978 से चला आ रहा है। करेंगे वही, लेकिन अपना नाम नहीं बताएंगे। हम बताएंगे नहीं हम कम्युनिस्ट, हम कम्युनिस्ट नहीं बोलेंगे। किसान आंदोलन कौन चला रहा है? कम्युनिस्ट। शाहीन बाग कौन चला रहा है? कम्युनिस्ट। हम कहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, शाहीन बाग तो ये लोग चला रहे हैं, NTCA प्रोटेस्ट है, कम्युनिस्टों का नहीं है। ठीक है, जो ये जो आंदोलन चल रहा है कौन चला रहा है? हम नहीं चला रहे, वो तो कोई दूसरा किसान चला रहा है। अपनी पहचान नहीं बताएंगे और अपने आप को नेशनल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट बताएंगे। भारत में भी हो रहा है डेमोक्रेसी फलाना ढिकाना, तो जो भारत में हो रहा है वो अफगानिस्तान में पहले हो चुका है, राइट। दीपेंद्र दास कहते हैं ईरान रेवोल्यूशन हैड अ रोल इन अफगानिस्तान। सर फिलहाल तो इस बारे में अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे, आज चर्चा जिसकी हो रही अफगानिस्तान की हो रही, उस बारे में चर्चा करते हैं ना। तब PDPA आया साहब, बड़े जोर शोर से आया, बोले अब आ गए, अब तो हमने तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, अब हम रहेंगे। कितने दिन रहेंगे वो भी देखने वाली बात है। चला ये भी नहीं पाए सत्ता, उखाड़ कर इनको भी फेंक दिया गया, है ना। सबसे मजे की बात, 1965 में PDPA बनी, ठीक है, इसके 4 मेंबर जीते। 1965 में 4 मेंबर जीते। लोगों को लगा भाई बड़ा अच्छा बदलाव आ रहा है, PDPA खुश। भेजा तो पीछे से लेनिन वाले लोग थे ना, तो रशिया का पूरा सपोर्ट था। जब जब परिवार फूटा तब तब घर टूटा, तब हिंदू बटाया, जब तक देश कटाया, जय श्री राम भैया। तो इस पूरे मैटर में कम्युनिस्ट की पीछे से बैकिंग थी, रशिया की, सोवियत की पीछे से बैकिंग थी, सब बड़ी उसमें थे, है ना। 1965 में 4 लोग जीते, दोबारा इलेक्शन हुआ 1969 में 2 लोग रह गए, 2 MP रह गए इनके, 2 लोग जीते इनके। अब इनको समझ में आ गया जैसे ही 4 से 2 पर आए कि सत्ता अब हमारे पास नहीं आने वाली, तो जब सत्ता नहीं आती तब क्या करो? तब तख्ता पलट कर दो, जो चुना हुआ आदमी उसका तख्ता पलट कर दो, उसको निकाल कर बाहर कर दो, अपनी सत्ता पे काबिज हो जाओ। ये काम अफगानिस्तान में हो चुका, जो आज हो रहा है यहाँ, कि अब तो हम हर जगह से हारते जा रहे हैं। हम बंगाल से चले गए, हम इधर से चले गए, हम उधर से चले गए। जब सब तरफ से चले गए तब क्या करें? तब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलाओ और मोदी का तख्ता पलट कर दो। मोदी रिज़ाइन, आजकल वो चलता है ना हैशटैग, जय श्री राम रोहन जी। तो मोदी रिज़ाइन जो यहाँ चल रहा है वो वहाँ पहले चल चुका है, वहाँ पर भी सेम यही पैटर्न हुआ, कोई अलग नहीं था। यही कम्युनिस्ट, यही विचारधारा, ठीक है साहब। मोदी रिज़ाइन, यहाँ से हटाओ। तो 69 में जब ये आए, जब इनको लगा कि अब तो हमारी सत्ता, जब क्योंकि जब पावर कम हो गई, तो पहले ये इसी के साथ में, पहले जो हैं ये मोहम्मद दाऊद खान के साथ में जो है बड़े अच्छे इनके रिलेशन रहे, सब कुछ रहा, लेकिन बाद में रिलेशन ख़राब होने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इनको साइडलाइन करना शुरू किया। जब साइडलाइन करना शुरू किया तो उनको समझ में आया, बोले तो गड़बड़ हो रही है। अब इन्होंने तख्ता पलट किया, तख्ता पलट करके सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद अपनी पार्टी का नाम भी बदल लिया, होमलैंड पार्टी कर लिया, तमाम सारी चीज़ें करी, लेकिन ज़्यादा दिन सत्ता चला नहीं पाए, ठीक है ना। नाम इन्होंने जो रखा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जो कि डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है।
तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नाम रख दिया, नाम फिर बदल गया, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बाद में दोबारा बदल गया। कितनी बार नाम बदला है। बड़े इनके बड़े बड़े प्रयास रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए बेसिकली। अब इनकी जो सरकार थी वो बड़े आराम से चल रही थी, सब कुछ था। पार्टी ने 1990 में होमलैंड पार्टी नाम रखा। होमलैंड पार्टी का हिज़्ब ए वतन, हम इस वतन के ही लोग हैं। काम नहीं आया, क्योंकि 1992 में मुजाहिदीनों ने इनसे सत्ता छीन ली। जैसे ही, देखिए आप मज़े की बात देखिए, सब कुछ शांति से चल रहा था, राजा था, सब कुछ शांति से चल रहा था। दूसरा राजा आया, शांति से चल रहा था, ठीक है, उसको मार दिया, तीसरा राजा आ गया, सब कुछ शांति से चल रहा है। फिर तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट के बाद सारी गड़बड़ शुरू हुई। और जैसे ही गड़बड़ शुरू हुई, जैसे ही इनसे मुजाहिदीनों ने 1992 में इनसे सत्ता ली, आपको जानकर हैरानी होगी, पीडीपीए को डिसॉल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दी गई पीडीपीए। ये वो लोग हैं जो बर्बाद करके गायब हो जाते हैं। बर्बाद किया अफगानिस्तान को, इन्हें समझ में आ गया 1992 में, अब खेल हो गया, अब हमारा खेल लग गया, तो ये सारे गायब हो गए। कैसे गायब हो गए? कुछ ने जो नई सरकार बनी उसको ज्वाइन कर लिया, कुछ मिलिटेंट बन गए, कुछ भाग गए छोड़कर। ये इनकी कहानी है अफगानिस्तान के अंदर। बेसिकली आप तो आए थे अफगानिस्तान में, अपनी विचारधारा लेकर आए थे, तो वहीं टिके रहते। अफगानिस्तान से इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर आपकी सत्ता चली क्यों नहीं? आप 87 से 78 तक ही क्यों चले? 87 तक ही क्यों चले? तो सोचना पड़ेगा ना। फिर क्या हुआ? फिर आपको 87 में नाम बदलना पड़ा। उसके बाद भी 1992 से ज़्यादा नहीं चल पाया आप। 1992 में खेल हो गया आपका। 16 अप्रैल 1992 को इस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया। 65 में खुली थी, 92 में ख़त्म हो गई। बढ़िया। अब यहाँ से युद्ध शुरू होता है। इसके बाद में अहमद शाह मसूद, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जिनको कहा जाता है, जो मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, ये आके इन्होंने सत्ता पे कब्जा किया, इनकी सत्ता बनी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बन गए। किस में? इन्होंने अफगानिस्तान का नाम फिर से बदल दिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बन गया साहब। मतलब एक देश का नाम ही बदलते जा रहे हैं बार बार। ठीक है भाई। अब इनके बारे में खासियत क्या है? क्यों 1992 में इस पार्टी को डिसॉल्व किया, उसका ज़रा मतलब समझिए। क्योंकि सोवियत के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा, और सोवियत के खिलाफ जो युद्ध लड़ा वो 1979 से 1989 के बीच जो सोवियत का ऑक्यूपेशन था, उसमें ये जमकर इन्होंने भागीदारी करी। भाई सोवियत ने ही बनाया था ना पार्टी, तो सोवियत से ही स्पॉन्सर्ड कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो सोवियत का ऑक्यूपेशन भी हो गया। अब सोवियत को भगाना है, उसी रशिया को भगाना है, तो उस रशिया को भगाने के लिए मुजाहिदीन आ गए। मुजाहिदीन उन्हें भगा दिया। जैसे ही भगा दिया तो इनको पता था, जैसा भारत में हुआ ना, मुस्लिम एक फिल्म है बहुत पुरानी, उसमें बंटवारे को लेकर थोड़ा दर्द दिखाया होगा। तो उसमें एक डायलॉग है, एक जगह आके एक वो मोटा सा कोई पुराना एक्टर था, तो कहते बोले, अरे आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आप तो लीगी थे। लीगी माने मुस्लिम लीग वाले। तो बोले लीगियों के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो कांग्रेस ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान चले जाएं। तो जैसे मुस्लिम लीग ने जैसे अपना नाम बदल लिया, कांग्रेस में चले गए, कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए, वैसा ही वहाँ पर भी हुआ। उन्होंने जैसे ही देखा, पहले यहाँ पर भी देश तोड़ा, यहाँ पर भी ये काम इन्हीं का था, यही कम्युनिस्ट थे, इन्होंने ही देश तोड़ा, किसी और ने नहीं तोड़ा। पहले भारत में देश तोड़ा, मुस्लिम लीग के नाम से मुस्लिम लीग में घुसे रहे। जब देखा कि देश टूट गया तो मुस्लिम लीग का नाम बदल लो, मुस्लिम लीग डिसॉल्व कर दो, भग जाओ इधर उधर, कांग्रेस में चले जाओ, कम्युनिस्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। वही चीज़ इन्होंने वहाँ पर भी करी, अफगानिस्तान में भी करी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बना लो भाई, फलान कर लो, ढिकान कर लो। लेकिन जब देखा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हावी हो गए, बेच खाया था सोवियत को पूरा देश, जैसे यहाँ चाइना को बेच खाना चाहते हैं। आज भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने बाकायदा आज जो वैक्सीनेशन है वो चाइना के वैक्सीनेशन का उन्होंने ट्वीट किया है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, भारत का नहीं किया, चाइना का ट्वीट किया है। तो यही प्रयास इन्होंने अफगानिस्तान में भी किया था। अब अफगानिस्तान में प्रयास करने के बाद वहाँ फेल हुए। जब वहाँ पर जैसे मुजाहिदीन, उन्होंने बोला हम किसी की गुलामी पसंद नहीं है, वो निकल कर आए। जैसी वो निकल कर आए, उन्होंने जैसी सत्ता अपने हाथ में ली, तो इन्होंने उठाकर पूरी पार्टी डिसॉल्व कर दी, सारे गायब हो गए। वेरी गुड। गए कहाँ किसी को नहीं मालूम, ठीक है ना। इनको लायन ऑफ पंजशीर भी कहा जाता है, ये भी पंजशीरी थे। खैर अब इनके बच्चे हैं,
ये अहमद शाह मसूद हैं, वो अहमद मसूद हैं जो इनके सुपुत्र हैं, जो अभी दोबारा लड़ रहे हैं। तो सत्ता चली गई, पार्टी डिसॉल्व हो गई। सारा खेल सत्ता का था, पार्टी डिसॉल्व हो गई, भाग लिए सिर पर पांव रख के। चलिए, तो जब इतना कुछ हुआ तब 1980s में क्या स्थिति थी? 1980s की जो स्थिति, वो 1980s की स्थिति भी देख लीजिए। ये सोवियत है, ये सोवियत जब जा रहा था तब की तस्वीरें, सोवियत को जब भगाया जा रहा था तब की तस्वीरें। तब भी बुर्का नहीं है भाई। ये अफगानिस्तान का फ्लैग दिख रहा है आपको? तब भी बुर्का नहीं है। फिर आखिर ये बुर्के वाली प्रथा आई कब भाई? ये लफड़ा हुआ कब? ये देखिए सोवियत। अब आखिर सोवियत क्यों गया? वो चाहता तो लड़ सकता था इनसे, लेकिन सोवियत गया क्यों? ये तस्वीरें हैं साहब, और ये बास्केटबॉल खेलती थी लड़कियां, उस बास्केटबॉल टीम की फोटो है। ठीक है, तो फिर ये कब से हुआ? सोवियत से लड़ने के लिए वहां की औरतों ने भी हथियार उठा लिए थे। ठीक है, ये हथियार किसी और ने नहीं दिए थे, ये हथियार कोई और नहीं दे रहा था, ये हथियार सिर्फ और सिर्फ एक देश दे रहा था, जिसका नाम था अमेरिका। समझ में आया आपको? डिसिडेंट कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से। ठीक है, अब सोवियत को क्यों छोड़ना पड़ा? सोवियत को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि सोवियत के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रस्ताव पारित कराए। किसने प्रस्ताव पारित कराए? अमेरिका ने। कि भाई आप दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद एक नाम आता है, इनकी सत्ता चली, फिर 2001 में फिर बदलाव हुआ। सॉरी, इसके बाद इनको मारने वाला कौन था? अहमद शाह मसूद को। अहमद शाह मसूद को मारने वाले तालिबानी थे। इनका भी असैसिनेशन किया, इनके घर में घुसकर असैसिनेशन किया। तो ये भी गए काम से। डशबेन के पास में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके बाद तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया 2001 से, तब उसके बाद में एक नया कहानी शुरू हुई, तालिबान की कहानी शुरू हुई। खैर, तालिबान की कहानी शुरू होती तो बुरहानुद्दीन रब्बानी का नाम आता है, जिनको बाद में हामिद करज़ाई, थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहे थे, हामिद करज़ाई फिर इनके सक्सेसर बने। रशिया को जब हरा दिया तब तालिबान को सपोर्ट करा। पहले तो इनको सपोर्ट किया जो अहमद शाह मसूद है इनको, फिर तालिबान को सपोर्ट किया। अमेरिका का स्ट्रॉन्ग एलाई तालिबान ही था शुरू से, कोई दूसरा नहीं था। अब जो खटास जो पड़ी तालिबान को लेकर, या यूं कह लें कि तालिबान एक बहाना था कि बस तालिबान जाए तो फिर हम ये कुछ करेंगे नया नौटंकी, तो अमेरिका ने इसके बाद में उसको कह लें कि वो वहाँ अटैक हुआ या नहीं हुआ, या ओसामा बिन लादेन एक सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा चुका था, तो कोई आवश्यकता नहीं थी अफगानिस्तान में इतने दिन टिके रहने की। लेकिन 20 साल अफगानिस्तान में रुके तो कुछ सोच कर रुके होंगे अमेरिकन। तो अमेरिका और जो ये है क्या नाम है इसका, तालिबान, इनका बहुत पुराना रिश्ता है, कोई नया रिश्ता नहीं है ना। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं एक को ब्लॉक करूं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। ऐसे गधों को छोड़ दिया कीजिए। वेरी गुड स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, वी हैव टू बी वेयर ऑफ कम्युनिस्ट। बिल्कुल। खैर, तो ये कहानी जो है यहाँ आती है। अब इस कहानी में एक आज का जो ट्विस्ट है वो ये है, अफगान आर्मी लॉस्ट इट्स विल टू फाइट बिकॉज कमांडर सामी सदत ऑन वाई दे फेल्ड इन फ्रंट ऑफ तालिबान। इनका ये कहना है सदत का कि हमारे को अमेरिका ने इतना प्रेशर किया, उन्होंने लगातार ये करवाया वो करवाया, आर्मी का मोरल डाउन कर दिया, आर्मी को कभी खड़े ही नहीं होने दिया। अभी नए बने थे। मज़े की बात यह है, जब ये लड़ रहे थे अपने इलाके में तो इनको वहाँ से एब्रप्टली बुला लिया गया था। जब ये अपने इलाके में, जो इलाका इनको दिया गया था, जब वो लड़ रहे थे तो वहाँ से इनको तुरंत बुला लिया। बोले एक काम करो, आप उसको छोड़ दो और आपको तालिबान आना है और काबुल आना है, काबुल आके आपको काबुल की देखरेख करनी है। तो वहाँ से आए तो इनका वो भी चला गया, वो इलाका भी चला गया। कहते हैं हमारे साथ में
बहुत सारे लोग थे, करीब 15-20 हज़ार इनके नीचे लोग काम कर रहे थे। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये हार चुके हैं। तो इनका गुस्सा जो है वो निकल रहा है अमेरिका के ऊपर। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका के ऊपर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी सेना का कोई आज का रिकॉर्ड नहीं है, शुरुआत से ही ऐसा है, बहुत पहले से ऐसा है। तो अमेरिका क्यों निकला था वहां से? सोवियत अफगान वॉर पे जब आप आएंगे तो जरा नीचे आए। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इम्पोज न्यूमरस सैंक्शंस एंड एम्बार्गोज अगेंस्ट सोवियत यूनियन एंड द यूएस लेड अ बॉयकॉट ऑफ 1980 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन मॉस्को। द बॉयकॉट एंड सैंक्शंस exacerbated Cold War tensions with enraged the Soviet government, which later led revenge boycott of 1984 Olympics held in Los Angeles. तो दोनों ने, अमेरिका और रशिया ने, एक दूसरे को इस हद तक इनकी लड़ाई हो गई, इस हद तक कोल्ड वॉर चला गया कि ओलंपिक्स तक, वो तो अभी कुछ लोग कह रहे थे खेल तो जोड़ना सिखाता है, उनको शायद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। खेल से ही युद्ध का मैदान की दिशा और दशा तय होती है, खेल के मैदान से युद्ध के मैदान तक। तो ये दिशा दशा तय हो रही थी। अमेरिका ने एक चीज़ समझ ली थी, मुझे येन के इन प्रकार, भाई सोवियत क्यों चाह रहा था यहाँ आना, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। आइए ज़रा इसको देखें। ये यूएसएसआर, रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये यूएसएसआर पूरा है। ये जो आप देख रहे हैं यूएसएसआर पूरा है, ठीक है। ये यूएसएसआर कहाँ कहाँ अलग हुआ? ये कजाकिस्तान अलग हुआ, उज़्बेकिस्तान अलग हुआ, तुर्कमेनिस्तान अलग हुआ, किर्गिस्तान अलग हुआ, तजिकिस्तान अलग हुआ, अज़रबैजान अलग हुआ, आर्मेनिया अलग हुआ, जॉर्जिया अलग हुआ। ये सारे अलग 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 देश जो दिख रहे हैं आज आपको, ये सारे यूएसएसआर था। सोचिए यूएसएसआर देखिए कितना बड़ा, कितना ह्यूज है ये। इसके बाद थोड़ा सा और इधर चलेंगे तो अमेरिका का पार्ट लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जलवायु पूरी बदल जाती है भाई साहब, जंगल बदल जाते हैं, भाषा तो छोड़ दीजिए, जलवायु बदल जाती है। इतना बड़ा है रशिया। ठीक इसके नीचे आपको मंगोलिया मिलेगा इस जगह पर, और इस जगह जो है ये फिर चाइना के साथ इसका बाउंड्री डिस्प्यूट है इस जगह पर। तो ये पूरा जो है, पहले डिस्प्यूट कहाँ तक था? इधर तक। अब सोवियत चाइना के लिए आफत बना हुआ था, ठीक है। सोवियत यानी नॉट सोवियत, सॉरी, यूएसएसआर चाइना के लिए आफत बना। तो सब लोगों ने मिलकर, अमेरिका का साथ चाइना ने भी दिया। ये जो हारे, जो वहाँ से अफगानिस्तान से जो हारे, तो इनके ये सारे टुकड़े हो गए ये कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि इन्होंने पहुंच अपनी सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बनाई। ये जो देखिए दो तरह की विचारधारा चली, एक कम्युनिस्ट चली जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश करी, उसकी विपरीत विचारधारा चली जिसको डेमोक्रेटिक विचारधारा कहा गया, जैसे BLM वाला जो कहते हैं ना, वो वाली। एक्चुअली BLM देखा जाए तो कम्युनिस्ट विचारधारा है। BLM वाले जो लोग हैं वो इन्हीं के लोग हैं, ठीक है ना। तो अब ये अमेरिका की मार रहा है क्या रेड, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने तो इसकी बहुत बुरी तरह से रेड मारी है, पूरे यूएसएसआर को तोड़कर बराबर कर दिया। ठीक है, पूरे यूएसएसआर को तोड़कर बराबर कर दिया। अब भाई यूएसएसआर टूटेगा तो यूएसएसआर की ताकत तो कमज़ोर हो जाएगी। कितने भागों में टूटा? 15 नए रिपब्लिक बने, जिसमें से रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलोरूसिया, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, लताविया, लिथुआनिया एंड इस्टोनिया। इतने भागों में बटा, 15 भागों में बटा, ठीक है। एक हार से क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिलता है एक हार से? कि आप बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, वो बोलते हैं कि मोदी इनविंसिबल है, हरा नहीं सकते मोदी को। कोई बात नहीं, मोदी को तो हराना भी नहीं है। एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी को हरा लेते हैं तो मोदी को सबक मिल जाएगा। अच्छा, घर में बैठ के सबक देने वाले लोग हैं, कहते हैं मोदी को सबक देना। एक्चुअली वो मोदी को सबक नहीं देना है, वो पूरे देश को सबक देना। पूरे देश को तोड़ने की जो कवायद है, बहुत छोटी सी कवायद शुरू होती है। यूएसएसआर के मामले में आप देखिए, एक हार जो यहां से मिली, और उसको कितनी तरफ से घेरा गया था। यूएन में जाकर घेर रहे हैं, इधर घेर रहे हैं। वो भारत के साथ भी यही हो रहा है, यूएन में घेरो, इधर घेरो, उधर घेरो, प्रस्ताव पास करो, फलाना करो, सैंक्शन लगाओ। कोई फर्क नहीं पड़ा उसे सैंक्शन से। लेकिन उसे फर्क कहां पड़ा?
जहाँ लोगों के ब्रेन वॉश होने लगे, जहाँ आम जनता का ब्रेन वॉश होने लगा, जहाँ जनता को समझाने में कामयाब हुए देखो तुम्हारे ऊपर बाहर वाला राज कर रहा है। आज आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए, क्या जब रशिया वहाँ था तब बेहतर स्थिति थी या आज बेहतर थी? हमने लगातार आपको सारी फोटोग्राफ्स दिखाई हैं। कब बेहतर स्थिति थी? जब रशिया राज कर रहा था तब इससे बेहतर स्थिति थी जो आज स्थिति है। फिर क्या, फिर ऐसा क्या हुआ? आइए जरा एक बार देख लें, रशिया को देख लें एक बार। यह है रशियन फेडरेशन आज का, अलग हो जाने के बाद का, ठीक है ना। और इस रशियन फेडरेशन को ज़रा आप देखिए, चाइना कितना जरा सा है इस रशियन फेडरेशन के आगे। क्या ह्यूज है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी। लोगों ने सोचा था दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री नहीं रहेगा, लेकिन है। कजाकिस्तान अलग हो गया। अब सोचिए ज़रा, रशिया को यहाँ तक हम जोड़ लेते हैं, ये इधर तक जोड़ लेते हैं, ये रशिया है, ठीक है। ये रशिया जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये जा रहा है, ये पूरा रशिया है। ज़रा इस पूरे रशिया को, सॉरी, ये यहाँ से आके फिर ये इधर से इधर से इधर से, ये यूक्रेन बेलारूस, ये सब ले लीजिए। अब सोचिए चाइना की स्थिति क्या है। इनका पप्पा ये बैठा हुआ जब यहाँ से अंदर आएगा तो चाइना का कितना बड़ा पार्ट है जहाँ से अंदर आएगा। तो चाइना को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या था कि सीओ के जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर था ये कभी भी वापस चला जाएगा, झटके का भी काम नहीं है, 1 मिनट में चला जाएगा वापस। पीओ के जो कब्जा रखा हुआ 1 मिनट में चला जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, ये यहाँ तक जब आ रहा तो सीधे पाकिस्तान में घुस भर देगा, ये मालूम था इनको, ठीक है ना। तो ये पूरा जो मैटर है आप इसको इस तरह से समझिए, चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा था रशिया, जब तक ये बाउंड्री यहाँ मिलती थी। और ये बाउंड्री, क्योंकि रशिया 2 तरफ से हमला करने की ताकत रखता था, और 2 तरफ से हमला करता, और भारत अगर यहाँ से हमला कर देता तो इसके पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी इनके रिलेशन खराब हैं। तो रशिया की तो चाइना की तो लंका लग जाती, चाइना तो कहीं का बचता ही नहीं। चाइना का खेल तो कुछ हफ्तों की बात है, खेल ही खत्म हो जाता चाइना का। चाइना कैसे लड़ता? क्योंकि यहाँ जापान रखा हुआ है। जापान चाइना का कट्टर दुश्मन है। नॉर्थ कोरिया को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि साउथ कोरिया इसके खिलाफ है, ठीक है ना। तो इसकी स्थिति तो बड़ी खराब थी। अब इस पूरी स्थिति को आप समझिए कि क्यों अफगानिस्तान में आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज नहीं होगा, और अफगानिस्तान की बाउंड्री लगी ईरान से और पाकिस्तान से। ईरान यहाँ से आतंकवादी भेजता जो इनका लंका लगा देते हैं, यहाँ से भेजता जो इनकी लंका लगा देते हैं। ये बेचारा कर कुछ नहीं पा रहा, ये खुद परेशान है। भारत यहाँ बैठा हुआ है। भारत की स्थिति बाकी 2 जगहों से, अगर हमारे 2 फ्रंट अगर हमारे पाकिस्तान और चाइना के खुले तो 2 फ्रंट हमारे एकदम सिक्योर्ड है। चाइना के साथ ऐसा नहीं था, चाइना का एक फ्रंट खतरे पे था। मंगोलिया, आज भी मंगोल से इतना डर लगता है कि चाइना वाले रोने लगते हैं मंगोलियन से लड़ने में। भयंकर लड़ाके हैं, भयंकर भयंकर खून खच्चर वाले। दूसरा यहाँ, यानी ये पूरा जो बॉर्डर था ये पूरा चाइना का खुला हुआ था। भारत के साथ और टेंशन थी, यहाँ से और टेंशन थी, यानी कहीं से कहीं तक चाइना बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। कुल मिलाकर ये हुआ इस सारे एपिसोड में कि चाइना सेफ हो गया। चाइना सोच रहा मैं सेफ हो गया। अब चाइना क्या चाह रहा है, अब चाइना की समझ लीजिए। चाइना को एक चीज़ समझ में आ रही है, उसका जो चाइना पाकिस्तान CPEC जो है, जो यहाँ से आ रहा है इधर जा रहा है, ठीक है ना, इधर से इधर जा रहा है। उसको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आज नहीं तो कल भारत POK का चला जाएगा तो ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये चाइना से टकराती है इसकी बाउंड्री यहाँ। तो चाइना ढूंढ रहा मुझे यहाँ से रास्ता मिल जाए, ये रास्ता तो इस रास्ते से भी अच्छा है, मैं नीचे क्यों उतरूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा, और अगर मेरी जुगाड़ लग गई तुर्कमेनिस्तान या ईरान से तो मैं सीधा यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, तो मैं पूरा यूरोप में पहुँच जाऊँगा खटाक से। चाइना अपनी जुगाड़ ढूंढ रहा है। टर्की में तो इसको आराम से मिल ही जाएगी जगह, बस इसको यहाँ से यहीं तो जाना है। 2-4 देश के साथ ही तो अपनी वो करनी है, हिसाब किताब बैठाना है। चाइना इस जुगाड़ में लगा हुआ है, तो चाइना यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। भारत बहुत बड़े, तो भारत को चाइना सोच रहा है इधर तोड़ दो, इधर तोड़ दो, उधर तोड़ दो, उधर। मतलब इनको ये लग रहा है जो हमने रशिया के साथ किया वो हम यहाँ कर सकते हैं। ये रशिया के साथ तो अमेरिका की मदद के साथ किया, क्योंकि अमेरिका के साथ खड़े थे ना ये लगातार UN में सारी वोटिंग में। यही प्रयास ये यहाँ कर रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत में जो कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, वो चाइना का पूरा साथ दे रहे हैं इन सब चीज़ों में। वो कभी आपको किसान आंदोलन के नाम पे भड़काएंगे, कभी किसान के नाम पर कि भाई किसानों के देखो, किसानों को मूल्य कम मिल रहा है, ज़्यादा मिलना चाहिए। कभी वो किसी और चीज़ पे भड़काएंगे, कभी ब्राह्मण के नाम पे भड़काएंगे, कभी कुछ इनका काम सिर्फ एक है, आपको भड़काना और देश के टुकड़े करना। ये इनका बेसिक पर्पज़ है।
इस पर्पस को आप डिफीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने घेरा था रशिया को, उसी तरह से चंगेज़ खान भी तो मंगोल था, हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने रशिया को घेरा था उसी तरह से भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। अब आप ये समझिए कि रशिया को जब इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, पूरी दुनिया ने जब सैंक्शन लगा दिए थे, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था किसी भी प्रकार से। रशिया को फर्क पड़ा वहाँ के लोगों की मूर्खता से। वहाँ के लोग जो 15 अलग अलग देशों में गए, उनमें से कोई सा भी देश ऐसा नहीं जो सुपर पावर बन पाया। और रशिया को तोड़ा, बहुत बहुत स्ट्रैटेजिकली तोड़ा गया। यूक्रेन विश्व में सबसे बड़ा युद्धपोत बनाने का कारखाना कहा जाए उसे, वो यूक्रेन था। यूक्रेन तोड़ा गया। सारी चीज़ें सोच सोच के, समझ समझ के तोड़ी गई। रशिया लगभग ज़ीरो हो गया था, लेकिन रशिया दोबारा आज खड़ा हो गया। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा आया करिश्माई नेतृत्व जिसने दोबारा से खड़ा कर दिया। एक ज़माना वो था जब यूएसएसआर टूटने के बाद भारत में रशिया की औरतें वेश्यावृत्ति करने के लिए आती थी, पेट पालने के लिए। दिल्ली में 2-2 हज़ार रुपये में अवेलेबल होती थी बाकायदा। और मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, 2002, 2003, 2004 की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कितनी सोचिए भुखमरी थी कि यहाँ आकर वेश्यावृत्ति करना, और तमाम जो होटल्स होते थे भरे रहते थे रशियन लड़कियों से, औरतों से। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें थी ये रशिया के साथ में हुई। रशिया ने देखा, देखिए अगर मिखाइल गोर्बाचोव सीआईए के एजेंट थे तो उनकी एजेंसीज कहाँ मर गई थी? उनकी एजेंसीज राष्ट्रवादी नहीं थी। उन्होंने ऐसे गद्दार को एलिमिनेट क्यों नहीं कर दिया? ऐसे गद्दार को तत्काल एलिमिनेट कर देना चाहिए। जैसा व्लादिमीर पुतिन रशिया में, ऐसा ही भारत को एक नेता मिला जिसका नाम नरेंद्र मोदी, जो मेक इन इंडिया, नाम बड़ा छोटा सा लगता है, बहुत बड़े मायने हैं इसके। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे भारत की इकोनॉमिक गति बढ़ जाए। $1 ट्रिलियन तो वो खुद ही बोल रहा है, एक और बंदा, कि $1 ट्रिलियन ऐड कर लो आप हमारी तरफ से, इतना तो बढ़ ही जाएगा 25 तक, है ना। तो तमाम सारी जो एजेंसीज हैं, 3 पे आप खड़े हो, 1 उन्होंने जोड़ दिया, 4 पे आप ऐसे ही, अगर 5 पे हमको बनाना है, 5 बन ही जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके जो चीज़ें बढ़ रही हैं एक एक करके, ये जो यहाँ जो प्रयास हो रहे हैं अंदर तोड़ने के, अब इसमें एक ही चीज़ बचती है, या तो आयरन हैंड लेकर इन पर कार्रवाई की जाए। अहमद शेख जी बोलते हैं आपको कैसे पता? मैं जवाब दे दूं, बुरा मान जाओगे फिर। ऐसे सवाल मत किया करो। हमको तो ये भी पता है अहमद शेख जी, आपने चड्डी किस रंग की पहन रखी है, हमारी बात छोड़ दो। हमें तो बहुत कुछ पता होता है। हमें ये भी पता होता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। हमें ये भी पता होता है अफगानिस्तान में हमने जो कुछ भी बताया, बायोमेट्रिक से लेकर सब कुछ हमें पता था। जब इतनी अंदर की चीज़ मालूम है अहमद शेख जी, तो आप समझ लो बुरके के अंदर क्या है वो भी पता होता है ना। आप इतने टेंशन मत लिया करो, ठीक है। सवाल वो करो जो थोड़े समझदारी के हों। ऐसे सवाल मत करो जो बिल्कुल निहायती बेवकूफ़ी पने के हों। कुछ अच्छे सवाल करो तो मैं अच्छे से जवाब भी दूँ। खैर, तो भारत के अंदर भी यही चल रहा है, प्रयास यही हो रहा है। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये, या तो आयरन हैंड इस्तेमाल किया जाए और ऐसे लोगों को सीधे जेल में भरा जाए, पर आप नहीं भर सकते, क्योंकि वो इंटरव्यू किस किस ने देखा है केजीबी एजेंट का, जिसमें उसने कहा हमने भारत में 70 के दशक में जमकर हमने भारत में इन्वेस्टमेंट किया और जमकर हमने अपने एजेंट्स अलग अलग जगह भारत में भेजे, और अब वो सब जगह काबिज है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जुडिशरी में, सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में। तो जब ये सारी जगह बैठे हुए हैं, तब आप इनको एकदम से निकालोगे कैसे? क्योंकि वो तो ऐसा कब्जा करके बैठे हैं, इससे आप निकल ही नहीं सकते। और भारत कभी भी रशिया के खिलाफ कभी कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आई हैव सीन, गुड, चलो किसी ने देखा है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो सलाह देने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, वो माइंडसेट तो वही है ना। हमें हमारे खून के अंदर इंजेक्शन देकर ये समझा दिया गया है कि रशिया से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। हो सकता है हो, पर समय के साथ दोस्त भी बदलते हैं। जो आपका बचपन का दोस्त था वो शायद आज दोस्त नहीं होगा, ठीक है ना। कई लोग दोस्त इसलिए बदल देते हैं कि उनको तमीज़ ही नहीं होती। मैं इस पहले भी बता चुका हूँ। बचपन का दोस्त है, कोई बड़े ओहदे पर पहुँच गया, कलेक्टर बन गया, अब वो बचपन का दोस्त उसके ऑफिस में पहुँच गया, और तू क्या कर रहा है? तो कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे? दोबारा इसको अंदर मत आने देना। तो दोस्त बदलते हैं, दोस्त बदले भी जाते हैं। आप बचपन के वो दोस्त हो जब आपके पास पैसे नहीं थे, पैर में पहनने को चप्पल नहीं थी,
और चड्डी आपकी इलास्टिक ढीली हुई थी तो एक हाथ से चड्डी पहन के दौड़ते थे, तब भारत की ये स्थिति थी। भारत आज बढ़ चुका है, आज IAS बन गया, आज कलेक्टर बन गया, आज भारत के पास पैसा है, आज भारत के, सोचिए एक सिंपल सी बात सोचिए, तो थोड़ा सा पीछे पलट कर देखिएगा, भारत वो देश था जहाँ सबके पास साइकिल भी नहीं होती थी। मेरा देखा हुआ है, ये मेरा देखा हुआ है, साइकिल नहीं होती थी लोगों के पास। आज हर किसी के पास मोटरसाइकिल है और ज़्यादातर आबादी के पास कार है। हर गांव में आपको कार मिल जाएगी, ऐसा शायद ही कोई गांव हो जिसमें कार ना हो, एक ना एक के पास। देश में और नितिन शुक्ला कैसे पैदा होंगे फॉर ट्रू न्यूज़, देश में और नितिन शुक्ला कैसे पैदा होंगे? अभिनव बंसल जी, सब पढ़ते जाइए और अपना काम करते जाइए। KGB कॉल देम इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूट, इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट, यस बिल्कुल। तो या तो आयरन हैंड का आप इस्तेमाल करो, वो करने की संभावना बहुत कम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बहुत धीरे धीरे सिस्टम को क्लेंज करना होगा। उस सिस्टम क्लेंजिंग में कई बार ऐसा होता है कि एकदम से अगर आप कोई चीज़, क्या होता है ना, एक तो होता है सीधे पकड़ लेना, नाक सीधे पकड़ ली, एक होता है घुमा कर पकड़ना। तो कई बार ऐसी चीज़ होती है जो घुमा कर पकड़ी जाती है। तो जब घुमा कर पकड़ी जाती है, आम जनता को समझ में नहीं आता कि ये 2 साल बाद क्या होने वाला है, तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्लाइए मत, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी किस्मत अच्छी है कि 14 में नेतृत्व बदल गया, नहीं तो ना मैं यहाँ बैठकर बोल रहा था, इतनी मेरी औकात ही नहीं होती, हैसियत ही नहीं होती, और ना वहाँ बैठकर आप सुन रहे होते। अब तक पुलिस हम दोनों को उठाकर बैंत मारती हुई ले गई होती और आजीवन कारावास में पता नहीं कहाँ सड़ा दिया होता, या हो सकता है लाश भी नहीं मिलती। ऐसे हज़ारों केस हैं जिनकी आज तक लाश भी नहीं मिली है। ठीक है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट की नहीं मिली, हमारी और आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। E लेवल साइंटिस्ट की नहीं मिली, A बड़ा नहीं होता है, E बड़ा होता है ना। ठीक है, जब इतने बड़े साइंटिस्ट की नहीं मिली तो हम और आप कहाँ लगते हैं। इंटेलिजेंस में काम करने वाले 50 अधिकारी आज तक पता नहीं है, तो हम और आप कहाँ लगते हैं। बहुत कुछ है जो हम ना बोलना चाहेंगे, बहुत कुछ है जो जनता के सामने आएगा, समय आने पर आएगा। साइंटिस्ट का लाइव कीजिए, नहीं सर उसके लिए मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें देश का नुकसान ही होगा शायद। फिर भी देखेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे, अगर लगेगा हाँ करना चाहिए तो करेंगे। आज आपके पास में जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को आपको, उसको जज मत कीजिए, आप इतिहास को जज कीजिए। मानस जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास को अगर आप जज करेंगे, अगर आप अफगानिस्तान के इतिहास को जज कर लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत आज किस जगह खड़ा है। भारत आज उसी जगह खड़ा है जहां अफगानिस्तान कभी खड़ा हुआ था, जहां लोगों के मन में ये भरा गया नहीं ये तो गलत है, पलट दो, तख्ता पलट दो। अच्छा, अफगानिस्तान और भारत में क्या फ़र्क है, भारत में क्यों नहीं हो पा रहा। आजकल एक शब्द चल रहा है राष्ट्रवाद। सारे जो आतंकी हैं इनको इस शब्द से बड़ी दिक्कत है, जिहादियों को इस शब्द से बहुत दिक्कत है। आप जानते हैं अफगानिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई, सिर्फ एक कारण से कि वहां राष्ट्रवाद नहीं था, नेशनलिज्म नहीं था। वहां की सेना में आज भी राष्ट्रवाद नहीं है, वहां की सेना में जातियां हैं। जाति ही तो हैं ये, तजीक, उज़्बेक, हजारा, पश्तून, जातियां ही तो हैं, और क्या है। राष्ट्रवादी नहीं थे। अगर हमारी सेना में भी सोचिए यही हो जाए कि हमारा सैनिक सोचने लगे मैं तो राजपूत हूं, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो बनिया की मदद नहीं करूंगा, मैं तो फलाने के नहीं, बनिया हम पर राज क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो सोचिए देश का क्या हाल हो। यही माइंडसेट उनके दिमाग में भर दिया गया है, वहाँ की सेना के दिमाग में ये भर दिया गया। सेना बटी हुई है, सेना को समझ में नहीं आता मैं एक्शन क्या लेना है, किसकी सुने। आज भी ये हाल है। कब से 1919, हमसे पहले आज़ाद हो गए, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए, 2019 से पहले ही ख़त्म हो गए, 100 साल भी नहीं रह पाए। भारत के लिए भी यही भविष्यवाणी करके गए हैं अंग्रेज़, 100 साल नहीं आज़ाद रह पाओगे आप, ये कह कर गए हैं, लिख कर गए हैं। आप अभी भी जाति में पड़े हो, आप अभी भी पार्टियों में पड़े हो, आप अभी भी विचारधाराओं में पड़े हो। कोई विचारधारा नहीं है देश की विचारधारा के आगे, कोई विचारधारा नहीं, कोई पार्टी नहीं है देश के आगे, कोई जाति नहीं है देश के आगे। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप अफगानिस्तान बना लोगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सर साइंटिस्ट की जान जाना भी वीक गवर्नमेंट का रीज़न है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं सर, क्योंकि पता तो आपको सब चल जाता है। पता तो आपको सब चल जाता है किसने मारा है।
आप में हिम्मत नहीं होती है बोलने की, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। मैं कहता हूँ आज भी चलिए, आज आपके पास सरकार है, आज तो आपकी सरकार है, हमारी जितने लोग देख रहे हैं हमारी विचारधारा की सरकार है, हमारी सरकार है, हम ऐसे कहते हैं। सरकार तो हमेशा हमारी होती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, क्योंकि हम चुनते हैं। बेशक आपने उसमें वोट ना दिया हो तो भी आप ही की सरकार होगी वो। लाल बहादुर शास्त्री जी की फाइलें खुल गई? खुल गई? न खुली हैं न खुलेंगी, क्योंकि अभी आप इतने सक्षम नहीं हो। वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा जब यही भारत सरकार चौड़े में अखबारों में छाप छाप कर खोलेगी। पूरा अखबार भरा हुआ होगा उन पन्नों से, उनकी फोटो से छपा होगे वो। लेकिन आज नहीं कर सकते आप, क्योंकि आज न मौका है न दस्तूर है। वो मौका भी आएगा, वो दस्तूर भी आएगा जब आप इतने ताकतवर हो जाओगे, इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि आप ईमानदारी के साथ कह पाओगे फलाना चोर है, फलाने ने ऐसा किया। लेकिन आज आपके पास इतनी ताकत नहीं है। वैसे 100 ईयर वाला कंसेप्ट हो सकता है अगर पॉपुलेशन बिल, वोटिंग राइट्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारी चीज़ें। एक एक करके धीरे धीरे करके कानून आएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बदलाव आएगा। धीरे धीरे हमको स्टेप बाय स्टेप हमको चीज़ें करनी है। लेकिन एक ही चीज़ है कि आपको अपने नेतृत्व पर भरोसा होना चाहिए। ये जो हर मिनट के अंदर आपको नेतृत्व पर सवाल उठाने का एक शौक चल रहा गया है, क्योंकि आप भूल गए कि आप किस स्थिति में थे 2014 से पहले, क्योंकि आप भूल गए कि आपकी क्या परिस्थितियाँ थीं। आज लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे भी अधकच्चे अधज्ञानी लोग हैं जो कमेंट करते हैं, देखो दिल्ली दंगों में हिंदुओं के नाम आ गए, वो जेल चले गए। कभी हमसे भी मिल लो, हम भी कुछ बता देंगे आपको। आत्मनिर्भर कहते हैं एवरीवन शुड वॉच मूवी ताशकंद फाइल्स एंड अनुज धर्स वीडियो। बिल्कुल सुनील दत्त जी धन्यवाद। तो जो लोग ये कहते हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, आपने कितनों के नाम जानते हो? आप कितनों के घर जानते हो? उसमें से जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, आपकी समझ से बाहर है। अच्छा छोटा सी एक बात बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रूपेश भाई। तुम हिंदू हो? नहीं मैं क्रिश्चियन हूँ। समझ में आ गया? तो जो लोग वो दिल्ली दंगों में हिंदुओं के नाम है के नाम पर जो आपको बरगला रहे हैं, मेरा उनको ओपन चैलेंज है, हिम्मत है तो नाम पते के साथ आइए, हम भी चलते हैं, घर पर चलकर देखते हैं भगवान श्री राम की मूर्ति रखी है या फिर कुछ और हो रहा है वहाँ पर। सर टुडेज एनालिसिस इंस्पायर्ड मी टू राइट अ बुक ऑन द इशू एंड विल डू इट। आई ओपनिंग एनालिसिस। थैंक्स माधव मनी जी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ब्रदर आई एम सीइंग यू एज राजीव दीक्षित, वी लॉस्ट वन बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आवर सपोर्ट एंड प्रेयर्स ऑलवेज विद यू। राम राम। धन्यवाद हिरेन शाह जी। सर हमको ये समझना होगा, अभी जैसे लिखा कि क्या नाम था इनका, हिरेन शाह जी, कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। If we'll try to take care of ourselves, then we'll not be able to produce such good videos. We'll never be able to do the work on ground. इस चीज़ को तो हमको दिमाग से निकालना पड़ेगा। इस चीज़ को हमको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हमको अपने को बचा कर रखना, अपने को बच कर रहना, इसको हमको दिमाग से निकालना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन क्या है? फिर इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि ऐसे 10,000 नितिन शुक्ला हो जाए। एक गया तो कोई फ़र्क नहीं, 9,999 बाकी हैं। दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा, एक साथ 20 काम करेंगे, एक साथ 100 काम करेंगे, और 20 गए तो उसके पीछे 200 लगा दिए, 200 गए 2,000 उतार दिए, 2,000 गए 20,000 उतार दिए। यही एकमात्र इसका रास्ता, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और एक चीज़, जितने लोग हम में से हैं, यहाँ पर हैं, आपने कई बार देखा होगा, कई गलतियाँ मुझसे होती जिनको मैं तुरंत सुधारता हूँ। कई आप में से कई लोग यहाँ कमेंट करते हैं, मैं उसको तुरंत रेक्टिफाई करता हूँ, आप लोगों की बात मानता हूँ। जीवन जीने का एक सबसे बड़ा मूल जो है वो आज आप यहाँ से लेकर जाइए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, और ऐसे पत्थर पर उसको कर लीजिए, कभी मिटे ना। इस चीज़ को भूल जाइए कि आप स्मार्ट हो, मैं स्मार्ट हूँ, इस चीज़ को भूल जाइए। वहाँ बैठा हुआ जो ऊपर कुर्सी पे बैठा वो मूर्ख नहीं है जो यहाँ बैठकर आप उसको सलाह देते हो, ये कमेंट करके आप जो सलाह देते हो, वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है।
प्रॉब्लम क्या है, जो निहायती मूर्ख है, बिल्कुल गधा है, जिस गधे को इतना भी नहीं मालूम, माफ़ी चाहता हूँ इन शब्दों के लिए लेकिन आवश्यक है इन शब्दों का कहना, जिस गधे को इतना भी नहीं मालूम है कि मुझे सरकार को अगर सलाह देनी है तो कहाँ देनी है, सरकार को चिट्ठी भेजनी है, मेल करनी है, वो गधा अपनी पोस्ट पर लिख रहा होता है, कहता कि ऐसा करो, जैसे कि सरकार के पास इतना समय है कि अरबों खरबों पोस्ट में जाकर उस पोस्ट को पढ़े सरकार। क्या आप मानते हैं ऐसा संभव है? क्या ये संभव हो सकता है? अभी कल ही मेरी किन्हीं से बात हो रही थी, मैडम है, मोहतरमा है, उनसे बात हो रही, उन्होंने मुझे बताया, बड़ी खुशी खुशी चहक चहक कर बताया, ऑथर हैं, बड़ी ऑथर हैं, बोले नितिन जी मैंने ऐसा ऐसा लिखा, सरकार की तरफ से मेरे को फ़ोन आया पीएमओ से, उन्होंने बोला आप पूरा ब्लूप्रिंट दीजिए, मैंने दिया और चेंज हो गया। मैंने उनको 2-3 एपिसोड अपने बताए, मैडम वो जो फास्टैग के साथ में जो जीएसटी की लॉरी बिल्टी जो अटैच हुई है उसके लिए सजेशन मैंने दिया था, चोरी जो हो रही थी वो बंद हो जाएगा, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, और मैंने नहीं दिया था, मुझे तो मुझे शाने हमारे व्यापारी थे, वो भी गद्दार नहीं है, देशभक्ति, उन्होंने गुस्से में बोला मेरे से, मैं उनके मिलने गया, बोले क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा जीएसटी से, हमारी खुद की लॉरी 4 बार घुमाती है। मैंने कहा अच्छा जी। आधे घंटे बैठा मैं उनकी चाय पकौड़े आराम से खाए प्यार से, उन्होंने मुझे पूरा समझा दिया चोरी कैसे होती है टैक्स की। मैं आया, मैंने 3 पन्ने का लेटर बनाया और ठोक दिया पीएमओ। 15 दिन में सारा बदलाव हो गया। 15 दिन में सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखा था कि चोरी कैसे हो रही है, 4 या 5 लाइनों में, 5 लाइनों में खेल खत्म कर दिया था, चोरी हो रही है, ऐसे हो रही है। सोचिए कितना मुश्किल काम है। और उसके बाद 3 पन्ने जो भरे हुए थे वो सिर्फ इस बात के भरे हुए थे रुकेगी कैसे। हमारा सिस्टम कुछ और था। हमारा सिस्टम ये था कि क्यूआर कोड लगा दो, हर उस पे लगा दो, क्यूआर कोड स्कैन हो गए, ट्रक यहां से निकल गया, ट्रक निकल गया, ट्रक पे क्यूआर कोड लगेगा, ट्रक निकल गया, इसके बाद यहां से वापस नहीं जा सकता, तो चोरी नहीं हो पाएगी। कितनी बार निकला ट्रक वो मालूम चल जाएगा। उन्होंने सिस्टम उससे और ऊपर करके बना दिया कि सीधे उठा के जीएसटी की इनवॉइस में ही डाल दिया, रट्टा खत्म, इनवॉइस ही खत्म होती चली गई। तो हम जो सोचते हैं उससे एक लेवल अप सोचने की ताकत सरकार के पास है। अगर हम सही जगह बात को रखेंगे तो जो लोग यहाँ पर बैठकर ये सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, देखिए पान चबाना और ये कहना ये मोदिया को कुछ नहीं आता है, अच्छी बात है, या आप अपने गली मोहल्ले में अपनी स्मार्टनेस झाड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपनी शेखी बगाड़ते हैं, बगाड़िए अपने अगल बगल 4-5 लोगों को बैठाल कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ सोच लीजिएगा इसमें, अगर आपके पास वाकई में दिमाग है तो आप सरकार को लिखिए, सरकार आपकी बात सुन रही है। पहली ऐसी रिस्पॉन्सिव सरकार है जो सुन रही है। न खुद गलतफहमी में आप जिएं और न दूसरों को मन में गलतफहमी डालें। ये सारे जितने भी लोग जो कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं देश के लिए चाहता हूँ, मैं समझता हूँ सभी लोग देश का भला चाहते हैं, इंक्लूडिंग जो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे मेरे ख्याल से देश का भला शायद ही कोई चाहता हो। आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट कम्युनिस्ट, वो तो देश का बुरा भी चाह सकते हैं, बाकी मैं नहीं समझता कि शायद कोई पार्टी ऐसी होगी जो देश का बुरा चाहती होगी। उन सबसे भी मेरा निवेदन है, आपको लगता है कोई ग्रीवेंस है, आपको लगता है कोई गलती है, आप जाइए उस गलती को दिखाइए। कल तक तो आप ही लोग चिल्ला रहे थे सीए, जब सीए लाए तो सब लोग बड़ा अच्छा लाए। यही आईटी में काम करने वाले लोग, पढ़े लिखे सूट बूट वाले लड़के, 2.5 लाख के पैकेज वाले, ये आपस में क्या बात करते थे मालूम है? 1 महीने बाद आपको भी मालूम होगा, अरे क्या जरूरत थी अभी लाने की, काय को ले आए, जबरदस्ती बवाल ले आए। अब अफगानिस्तान में हो रहा था, कहते नहीं यार सीए बड़ा सही आया है। डिसाइड तो कर लो करना क्या है। जो ला रहा है, जो सही कर रहा है, उस पर आरोप लग रहा है। जिन्होंने आज तक गलत किया उनसे कोई नहीं पूछ रहा। मतलब ये मैंने एक बार लिखा था कि भाई कोई गया, बाथरूम किसी ने इस्तेमाल किया, बाहर आ गया, मैं जब गया मैंने देखा, अरे मैंने कहा तो गंदगी पड़ी, मैं फ्लश करके आया। मैंने बाहर आकर बोला, मैंने कहा भाई कोई ने फ्लश नहीं किया था, भाई कौन है? तो सारे मेरे ऊपर ही चढ़ गए, अरे तो ये तो कमाल हो गया, जो सफाई कर रहा है देश में उसी के ऊपर एस्थेसी सब करे हुए हैं। आपकी सुन कौन रहा है? कोई दूसरी सरकार सुनती है? कोई नहीं सुनता। ये सरकार सुन रही है। और अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुली तो आप अफगानिस्तान के लिए तैयार रहिएगा, बिकॉज लोग तो यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं और वो तो अभी भी खुश है। लोग यहाँ पर ड्रम सिर्फ इसलिए बजा रहे हैं, इसलिए खुश हो गए तालिबान वहाँ पर जीत गया कि उन्हें लगता है कि अब कश्मीर चला जाएगा तो गजवा हिंद की शुरुआत हो जाएगी, खुरासान उसकी शुरुआत हो जाएगी, इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। कहाँ कहाँ क्या मन में है, समझ में नहीं आता। तो हमको और आपको जागना है, हमको और आपको इससे सबक लेना है, हमको आपको समझना है
कि यहाँ जितने भी जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, झूठ जो चलाए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए चलाए जा रहे हैं कि बस कैसे भी करके भारत के टुकड़े करने, क्योंकि चाइना ये सोच के बैठा है हमको टुकड़े कराने हैं किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकार। अब कैसे करें? तो एक नैरेटिव चलाओ, जो आपका अच्छा नेता है उसको हटाओ। भाई यहाँ भारत में चल नहीं पा रही, यहाँ भारत की जो सेना है वो ऐसी बटी हुई सेना नहीं। यदि बटी हुई होती तो अब तक तो आपके प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कर देता, और कर ही रहे हैं वो तो। सोशल मीडिया पर रोज चिल्लाते हैं मोदी रिजाइन, मोदी को हटा दो, मोदी को बदल दो। 303 सीटें देकर जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि आप उठाकर भगा दोगे। कोई चपरासी नहीं है जिसको आप नौकरी से निकाल दोगे। इसको थोड़ा ध्यान रखें, वो लोग ध्यान रखें जो लोग ये सोच रहे हैं, जो कम्युनिस्ट ये सोच रहे हैं, और उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो ये बोल पाएँ कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। वो अपने आप को सोशलिस्ट बोलते हैं, कभी वो किसी पार्टी में घुस जाते हैं, कभी किसी पार्टी में घुस जाते हैं, कभी वो शाहीन बाग में घुस जाते हैं, कहते हैं शाहीन बाग ये तो हमारा नहीं है। ये भी नहीं कह पा रहे कि हमारा, झंडे भी तुम्हारे हैं। दलाल आंदोलन में घुस गए, दलाल आंदोलन तो राण आंदोलन है, राण आंदोलन में घुस गए, और उसमें भी नहीं कह पा रहे कि हमारा आंदोलन है। वहाँ पर भी झंडे इनके लाल लगे हुए हैं, हाय हाय मोदी मर जा तू चिल्ला रही हैं औरतें लाल झंडे पकड़ के। लेकिन हैसियत औकात नहीं है। वही जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया था, वहाँ इन्होंने अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं बोला था, वहाँ इन्होंने अपने आप को डेमोक्रेट्स बोला था, अपने आप को सोशलिस्ट बोला था। सर डू वन प्रोग्राम ऑन हाउ टू अप्रोच लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, MP, MLA. I have Congress MLA in my area, but he listen and do the work. गुड, अच्छी बात है योगेश पटेल जी। किसान विरोधी आंदोलन, हाँ जी। दिल ब्रेक साउथ स्ट्रिंग केरला TN पंजाब। मोहन एस जी, बहुत सारे उनके मन में है, बहुत सारी कोशिश है। तो सच्चाई यह है, वहाँ पर भी इन्होंने अपना नाम नहीं बताया असली, यहाँ पर भी अपना असली नाम नहीं बता पा रहे। झूठ के दम पर ये चल रहे हैं। और अफगानिस्तान से यदि आप सबक लेंगे तो आपको बहुत सबक मिल जाएगा। वैसे तो भारतीय इतिहास में अफगानिस्तान में हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, अभी हम सिर्फ 100 साल पीछे गए, 1919 से 2021 तक चले, लेकिन अब इससे और पीछे जाएंगे ताकि आपको मालूम चल सके कि क्यों हमसे गलतियां कहाँ हुई। समय कम रहता है, पढ़ना बहुत सारा होता है, क्योंकि इतिहास इतना आसान नहीं होता। आपको बहुत कुछ उसके अंदर बिटवीन द लाइन्स आपको रीड करना पड़ता है, क्योंकि इतिहास आपने नहीं लिखा है, इतिहास इन्हीं कम्युनिस्टों ने झूठा इतिहास लिखा है। और उस झूठे इतिहास में से सच को ढूंढ कर लाना, छान कर लाना, क्योंकि अपराधी कितना भी स्मार्ट हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। अपराध कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू छोड़ ही देता है। इसी प्रकार से झूठे हिस्टोरियंस जो होते हैं, डिस्टोरियंस जो होते हैं, ये झूठ कितना भी लिख लें पकड़े ही जाते हैं। सच उन लाइंस के बीच में से झांक रहा होता है। वो इस आस में बैठा होता है कि कोई तो आएगा, जब ये 2 लाइनें पढ़ेगा तो शायद बीच में मैं से दिख जाऊंगा। और हम उनमें से हैं जो उस बीच में से उस सच को देख लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसे रेस्क्यू कर लेते हैं उस सच को। तो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत डालिए, जो लिखा है उसके पीछे का सच क्या है उसको देखने की आदत डालिए। ये कभी आपको सच नहीं बताएंगे। बहुत मुश्किल होता है ऐसे में इतिहास को पढ़ना, खासकर जब झूठा इतिहास लिखा हो, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सच्चा इतिहास आपको मिलेगा ही नहीं। सत्य आपका इतिहास तो आपके पत्थरों में है, आपका इतिहास कागज़ों में नहीं है। कागज़ों में ढूंढने जाएंगे, कभी जीवन में नहीं मिलेगा। अगर आपको अपना इतिहास ढूंढना है तो आप पत्थरों में जाइए, आप मंदिरों में जाइए, पत्थरों को ढूंढिए, आपको आपका इतिहास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कागज़ों में ढूंढेंगे, आई एम वेरी सॉरी, सनातन परंपरा का कोई भी आपको कागज़ में ढूंढने से नहीं मिलेगा इतिहास, आपको पत्थरों में मिलेगा। भारत का फैशन भी आपको पत्थरों में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम कितनी सारी चीज़ें दिखा चुके हैं, हाई हील्स, हैंड बैग्स, हाँ वो जूड़ा पेन, क्या क्या नहीं है, 7-7, 8-8 हज़ार साल पहले। और आज भी इनकी स्थिति कैसी है, वही कबीले कबाड़ी टाइप। तो कहाँ से हम, तो दुनिया जब खड्डे खोद रही थी, जब उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, जब वो खाल लपेट रहे थे, तब हमारे महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय। वो भी उससे भी 2-4 हज़ार साल पहले हो चुका था, और रथ थे बाकायदा। तो कितना फर्क है। एक तरफ वो लोग थे इसी धरती के ऊपर, एक तरफ वो लोग थे जो खाल लपेट कर घूम रहे थे, कुत्ते बिल्ली मारकर, जिनके पास कपड़े नहीं थे पहनने को। दूसरी तरफ सुसज्जित रथ मौजूद थे, पहिए भी थे उसमें, इन्वेंशन ऑफ व्हील बता देते लोग, तब हुआ अब हुआ।
पता नहीं भैया, साइकिल वाले साइकिल बता देते हैं 200 साल पहले साइकिल आई। हमने आपको साइकिल भी दिखाई पत्थरों में उकेरी हुई, कितनी पुरानी, पत्थर ही वो बताया गया, पता नहीं 1000-1500 साल पुराना। टुडेज लाइफ इज नेक्स्ट लेवल, आई फील proud to be your regular viewer. I never thought this way. Thank you for opening our eyes. अजिंक्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजिंक्य जी। हमको समझना होगा, इतिहास से जिसने सबक नहीं लिया वो सभ्यताएं मिट गई हैं, वो देश मिट गए हैं। हम बार बार इतनी बार हमने जिक्र किया अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में जो भाषा बोली जाती है वो पर्शियन भाषा का अपभ्रंश है। पर्शिया आज आपको मिलता नहीं है, ढूंढे से नहीं मिलता, आज गायब हो गया पर्शिया, है नहीं इतिहास में, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया था, इसलिए वो ख़त्म हो गए। अब इतिहास के पन्नों से भी ख़त्म हो गए, क्योंकि अब आपको कहीं भी ग्लोब पर नज़र नहीं आता। किसी से बोलो तो वो ढूंढ लेता है। आज अगर आप अपने बच्चे से पूछेंगे तो उसको बस इतना ही पता होगा कि कहाँ ईरान है, कहाँ अफ़गानिस्तान है, पर्शिया कितना बड़ा था, कहाँ तक था, उसको नहीं मालूम होगा। अगर आज अपने बच्चे से पूछेंगे भारत का मानचित्र दिखाओ, तो आपका बच्चा खंडित भारत का मानचित्र लेकर बैठ जाता है, खंडित भारत का मैप लेकर बैठ जाता है और कहता है ये भारत है। उसको ये नहीं मालूम अभी तो पीओके और सीओके बाकी है, अभी तो तुम्हारा वाला भारत भी पूरा नहीं हुआ। हमारा भारत तो अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया तक है, ये हमारा भारत नहीं है, ये खंडित भारत हमारा भारत नहीं है। हमारा भारत अफगानिस्तान से शुरू होकर कंबोडिया तक लगता है। उस बेचारे को जम्बूद्वीप पूछ लो, पता ही नहीं है क्या है, वो इधर से उधर देखेगा, बोले ये क्या बला है। और जब जम्बूद्वीप दिखाओगे कहेगा तो दुनिया तो ऐसी है ही नहीं, तो उसको कौन समझाए भाई, दुनिया कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी आज दिख रही है। ये भूकंप आते रहे, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती रही, ये द्वीप बनते चले गए, महाद्वीप बनते चले गए, टूटते गए। अब वो उस मैप को देख के वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे। आप अपने बेटे को, अपने सुपुत्र को, अपनी सुपुत्री को आप ये समझा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं। हम खुद ही सब उसी से पढ़े हुए हैं। जिस एजुकेशन सिस्टम से आप पढ़े उसी से मैं भी पढ़ा हूँ। आज मुझे भी बड़ा कष्ट होता है पीछे जाकर जब पलट कर देखता हूँ, क्यों हमने वो पढ़ा ही नहीं ना। जब नहीं पढ़ा तो हमको कष्ट है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी हिस्ट्री को खुद से देखें, खुद से परखें, खुद से जानें और हिस्ट्री से सबक लेते जाएं। ज़्यादा दूर मत जाइए, मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले जा रहा, मैं आपको रामायण महाभारत काल में नहीं ले जा रहा, मैं नहीं ले जा रहा हूँ आपको किसी और राजा विक्रमादित्य के काल में नहीं ले जा रहा। मैं आपको सिर्फ 100 साल की, पिछले 100 साल का इतिहास दूसरे देश का दिखा रहा हूँ, जिसमें आप अपना आईना लेकर आप दर्पण की तरह से अपने आप को देख लें। और आपके साथ भी हो चुका है। यही वो लोग हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान अलग कराया था, कोई दूसरे नहीं है। किसी ने सच नहीं बताया आकर, जिन्होंने मांगा, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के मांगा, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, जो चिल्ला चिल्ला के गए थे, उन्हें किसी ने बताया नहीं कि भाई तुम कहाँ से हाथ में लोटा मुंह में पान चिल्ला रहे हो, तुम आए कहाँ से, तुम कौन हो, तुम्हारा दादा कौन है। यदि ये उस समय समझा दिया गया तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन उस समय समझाने वाला कोई नहीं था। उस समय तो सत्ता का लालच था, मुझे सत्ता मिल जाए बस, कैसे भी ऐसे मिल रही है ऐसे ही सही। क्योंकि जो बने उनका कोई बेस नहीं था, कोई आधार नहीं था, उनको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। उनकी हैसियत इतनी थी कि आपकी पुरानी फ़ोटो उठाकर देख लीजिए, वो पीछे खड़े मिलते हैं और बैठा आगे कोई और होता है। गोल चश्मे वाले भाई साहब, आप उनके स्वागत समारोह देख लीजिए, गोल चश्मे वाले भाई साहब लगातार दनादन उनके मालाएं माला, दूसरे वो पीछे असिस्टेंट की तरह चल रहे हैं, लेकिन उनको मिली सत्ता। कमाल है भाई। हिमांशु कहते हैं थैंक यू फॉर योर रेयरेस्ट रेयर एनालिसिस, विल कंट्रीब्यूट मोर टुमारो एज आई डू नॉट यूज़ वॉलेट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है हिमांशु जी। तो ये चीज़ें, इसको हमको समझना पड़ेगा। इतिहास से हमको आज का सबक लेना पड़ेगा। देखिए, जब मैं इतिहास को पढ़ता हूँ तो मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ता हूँ। मेरा माइंडसेट बहुत अलग होता है इतिहास को पढ़ने का। मेरा माइंडसेट इतिहास को इतिहास के तौर पर पढ़ने का बिल्कुल नहीं होता। मेरा माइंडसेट हर शब्द में सबक लेने का होता है। अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ेंगे तो आपको इतिहास बहुत क्लियर दिखेगा। आपको इतिहास की उन झूठी लाइनों के बीच झांकता हुआ सच ज़रूर दिखेगा। वो विंडो होती है ना, उसमें से ऐसे करोगे आप छोटा सा, इसी तरह से इतिहास में सच भी आस लगाए हुए देखता है कि मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे कौन बाहर निकालेगा। इसके लिए सिर्फ मैं काम नहीं कर सकता, आप सबको काम करने की ज़रूरत है। और हम सब अगर अलग अलग काम करेंगे तो शायद फेल हो जाएंगे ना। इसके लिए बहुत आवश्यक है काम सारे करें, संगठित तौर पर करें, एक एक चैप्टर सब बांट लें और उसे एक एक चैप्टर को बांट कर फिर हम उसको पढ़ें। किसी पर लोड नहीं आएगा और एक किताब एक दिन में पूरी हो जाएगी, है ना। नमस्ते नितिन जी, वॉज एबल टू वॉच लाइव टुडे आफ्टर मेनी वीक्स। मुरली जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। स्वर्ग था अखंड भारत। तो
देखिए, भारत की बात अगर करेंगे तो वो बहुत लंबे एपिसोड, शायद हम समझते हैं कि 2 4 5 साल हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे भारत की बात करते करते ही, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए एपिसोड के लिए। लेकिन पढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको हिस्ट्री में जाना, आपको हिस्ट्री पढ़नी है। मैं नहीं कहता कि सब लोग हिस्ट्री जाओ, हिस्ट्री ही पढ़ो, पर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आज आपके पास जो समय है, मेहरबानी करके ये रोल्स जो आप चलाते हो ना, उसमें मोटी सी औरत आ जाती है, नाचने लगती है, और उसमें आप स्क्रॉल करते चले जाते हो और आपको पता नहीं चलता। स्क्रॉल वेबसाइट्स जो होती है ना, जैसे टिकटॉक टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं, ये सबसे खतरनाक होती है। कब आपका 2-3 घंटा ले जाती है, आपको पता नहीं चलता। आपको देखना है, आप टाइम नोट कर लीजिए कि 15 मिनट देखूंगा, बंद कर दीजिए। आपको फेसबुक ये सब करना, आपके कितने दोस्त हैं? 2 4 10 दोस्त हैं, है ना? और फिर आप पूरा देख ही नहीं सकते। आप लोग मैसेज भेजते हैं, मैं खुद ही नहीं देख पाता हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में समझ जाता है, या आंखों में गड्ढे पड़ने लगे, इसलिए पढ़ने लगे। आप सब भी अगर मेहनत करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। और उन चीज़ों को लेकर आइए, फिर कहाँ गलती हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर समझ में आता तो ही रखिएगा पब्लिक पटल पर। किसी से जानकार से एक बार पूछ लीजिएगा कि ये सही है या नहीं जो मैंने पढ़ा, आगे जो नरेटिव, आगे जो मैं इसको कन्वे कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। कोई समझ में नहीं आता, मेरे से पूछ लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर जो इस प्रकार का आपको बता देंगे, नहीं यार इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से प्रस्तुत करना है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं और ये हमको करना चाहिए। नहीं करेंगे, सबक नहीं लेंगे, फिर बहुत बुरा सबक हो जाएगा। फिर आपको सबक लेने के लिए आप बचोगे नहीं। आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास टाइम बहुत कम है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, किसी को गाली देकर कुछ हासिल नहीं होता, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर भी जैसे वो शेख साहब आए थे, देखिए गाली देकर कुछ हासिल नहीं होता। जितने लोग हैं हमको इनको समझाना है, दुत्कारना नहीं है। दुत्कार के कुछ हासिल नहीं होगा। क्या हासिल कर लोगे आप दुत्कार के? चलिए मुझे बताइए। कुछ भी नहीं हासिल होगा। बहुत सोचिएगा, समझिएगा, इस पर विचार कीजिएगा, है ना? क्योंकि इससे सिर्फ आप अपने एक दुश्मन पैदा करते हो, एक्स्ट्रा दुश्मन पैदा नहीं होने देना। दुत्कार की तो स्थिति हो गई, वो फिर जाके वो आरा में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप दुत्कार देते हो, ठीक है ना? बड़े कमाल की बात है ना हमारे यहाँ की, जब कोई यहाँ पर किसी का सरनेम कुछ और होगा तो हम उसको कह देंगे दूर बैठ भाई। हालांकि मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा देखा नहीं है, पर सुनता हूँ। मैंने आज तक अपने जीवन में किया नहीं है, देखा भी नहीं है, पर सुनता हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो फिर वो पॉल बन के आ जाता है, पॉल बन के आ जाता है तो वर्गीज बन के आ जाता है, तो फिर वो भाई बड़ा सही है, फिर हिसाब सही हो जाता है ना? India got independence on 21st October 1943. 11 countries including Russia, Germany, Japan gave it recognition, but these Nehru Gandhi cleverly delayed it for 4 years for transfer of power. आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल सर, इस पर भी एपिसोड करेंगे किसी दिन, है ना? हाँ, इनको अपने में सम्मिलित करना है। बिल्कुल ब्लॉकबस्टर, बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है ना? सो बिकॉज देर आर मैनी पीपल जिनका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है, और वो है भारत के टुकड़े करना। लोगों ने कोशिश बड़ी करी, रशिया को भी भाई कैसे भी करके छोटी कंट्री कर लो, पर नहीं कर पाए, एक लिमिट के बाद नहीं कर पाए। आज भी है रशिया, आज भी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। आने वाले समय में हो सकता है रशिया दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री फिर से बन जाए। अमेरिका कहता है अपने आप को, रशिया अपने आप को कहता है, चाइना अपने आप को कहता है, और फ्रांस एकदम चुप बैठा रहता है, कहता कि तुम लोग लड़ लो, सबसे बड़ी कंट्री तो मैं ही हूँ। इस सब के बीच एक छोटा सा देश है जो कहता तुम सब ताकतवर बने रहो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, और वो सबकी रेड मार देता है। और उस देश का नाम है इजराइल। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा फिर से बता दूं, शायद बता चुका हूँगा, मुझे याद नहीं है। स्काइप का ज़माना हुआ करता था, 2003 की बात कर रहा हूँ। स्काइप का ज़माना हुआ करता था, और अचानक से कुछ इजरायली लड़के मेरे से जुड़ गए स्काइप पे। उन्होंने कुछ तो भी नाम डाला होगा, मिल गया, ढूंढ के मैसेज आया, मैंने देखा, एक्सेप्ट किया, मैंने बातचीत करी, पूछा क्या करते हो। तो उस समय वीडियो कॉल बहुत कम होते थे, तो वीडियो को कॉल लगा के रुकता हुआ वीडियो चलता हुआ, तो बड़े हंसते, खूब हंसते, ही खूब हंसते रहते, बड़े चुलबुले टाइप के बच्चे। तो मैंने लिख कर पूछा, मैंने कहा क्या करते हो भाई आप लोग? तो बताया सर हम लोग 11th में हैं। अच्छा, और जब 11th में थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? सर वहाँ 11th 12th में ना PhD लेवल की पढ़ाई होती है, PhD। तो जब मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो 2003 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तब उन्होंने बोला हम लोग मैग्नेटिक लेविटेशन पर काम कर रहे हैं। सोचिए 11th का बच्चा, हमारे यहाँ 12वीं छोड़िए, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से पूछ लीजिए, जो पढ़कर बाहर आ गया उससे पूछ लीजिए,
नील बटे सन्नाटा होगा, पता नहीं कॉलेज में करते क्या है। अपना समय सोशल मीडिया से बचाइए। कोई नहीं बोलेगा आपसे, पर मैं आपसे इस बात को बोल रहा हूँ, कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। कभी कोई टीवी वाला बोलता है, कोई न्यूज़ वाला बोलता है कि टीवी मत देखो। मैं सोशल मीडिया पर बैठकर आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया मत देखो। आप इस देश के लिए पढ़ाई कीजिए, आप इस देश के लिए काम कीजिए। बोलिए कम, सुनिए और पढ़िए ज़्यादा। नॉलेज आ जाएगी। जब पूरी आ जाए उसका एक छोटा सा मसौदा बनाकर ले आइए। जैसे किसी ने लिखा आज कि मैं किताब लिखूंगा, मैंने उनको धन्यवाद दिया यहाँ से तुरंत। आप सब भी ये काम कर सकते हैं। मुझे खुद को भी लिखनी है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। 4 साल हो गए सोचते सोचते, मौका ही नहीं लगता है, क्योंकि किताब लिखना इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब इसको पढ़ें, अपने इतिहास को पढ़ें, इतिहास को आज के परिप्रेक्ष्य में उसको उतारें कि आज उसको हम कैसे, उसको ये कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, वो सारी चीज़ें। को कहते हैं सर आपको झूठ बोला होगा। मेरे भाई, मैंने उनका उसके बाद में जो उनका प्रेजेंटेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब वो बंदे गए थे, तब मैंने उनका वो प्रेजेंटेशन भी देखा और वो वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजा था, जिसमें उन्होंने मैग्नेट को घुमा के पलट के इधर उधर करके सीधे रख दिया था। ठीक है, तो वो मैंने 2003 में देख लिया था। जो आज आप जो देख रहे हो ना मैगलेव जो आप देख रहे हो, वो छोटी सी चुंबक के साथ गोल थी उनकी, उसके साथ उसको ऐसे भी घुमा दिया उन्होंने, आगे पीछे भी कर दिया, पलट भी दिया, सब कर दिया, और हवा में। ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया था। वो बहुत बड़ा सेमिनार था, जैसे अपने वो लगता है ना फेयर लगता है, ऐसा इंटरनेशनल फेयर था। उसका वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजा था बच्चों ने। तो सर सीधी सी बात है। और हम तो गेहूँ उगाना भी अब हम इजराइल से ही सीख रहे हैं। मोदी जी भी गए थे, वहाँ से अलग अलग प्रजाति लेकर आए। 15 दिन में पकने वाला गेहूँ, 45 दिन में पकने वाला गेहूँ, 21 दिन में पकने वाला गेहूँ, ठीक है ना, कम पानी में पकने वाला गेहूँ, जल्दी पक जाने वाला गेहूँ, उन्होंने कर लिया। कृषि प्रधान देश हम सो रहे थे। ये देश वो देश है सर जहाँ लकड़ी के हल से काम चलता रहा। लोहे का हल कब आया, जरा देख लीजिएगा उठाकर, आपको पता चल जाएगा हमने तरक्की कब करी है। ये देश वो देश है। जय शैली जी धन्यवाद, जय शैली जी सॉरी धन्यवाद। ये देश वो देश है सर जहाँ लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी। मेरे पिताजी जब नौकरी पर जाते थे तो साइकिल से जाते थे, गाड़ी मिली हुई थी, साइकिल से जाते थे, पास में था। हमारे पास साइकिल थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास साइकिल नहीं थी। टीवी जब मेरे पास में आया तो सिर्फ हमारे पास ही था। जिस ज़माने में आपने मिक्सर नहीं देखी थी, उस ज़माने में हमारे पास में फूड प्रोसेसर था। हर किसी के पास नहीं था, मुझे मालूम है। मैं बहुत प्रिविलेज घर में पैदा हुआ, हर आदमी ऐसा नहीं था। आज लेकिन हर किसी के पास, ऐसा कोई घर है जिसके पास मिक्सी नहीं है आज? ऐसा कोई घर है जिसके पास? सर घर छोड़िए, मैं झुग्गी झोपड़ियों छप्परों में जाता हूँ, टीवी मिलते हैं, फ्रिज मिलता है, मिक्सर मिलता है, देखकर दिल खुश हो जाता है। हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं। यही सबसे बड़ा दर्द है लोगों को। ये देश अगर ऐसे ही बढ़ता चला गया तो एक दिन वो दिन होगा जब हर घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर, एक हवाई जहाज या फिर वो होवरक्राफ्ट खड़ा होगा। उसी से तो डर है, भारत इतना आगे ना निकल जाए। इसीलिए आपको जो पीछे जो किया जा रहा है सिर्फ इस कारण से किया जा रहा है। अब बिजली भी मिल रही है। बिजली भी नहीं थी, बात तो मैं भूल ही गया। वॉशिंग मशीन कैसे भूल सकता? वॉशिंग मशीन मेरे यहाँ नहीं थी सर, लेकिन वॉशिंग मशीन भी नहीं हुआ करती थी लोगों के यहाँ। वॉशिंग मशीन हमने बहुत लेट ली, क्योंकि ऐसा मन में एक भ्रांति थी, भाई कपड़े साफ़ नहीं धुलते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। 10 साल पहले मेरे यहाँ ऐसा था। ये बहुत सारे लोगों के ऐसा था। मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी लोग लाइव देख रहे होंगे, इनमें से सभी लोग वो लोग हैं जो अपने माता पिता से ज़्यादा पैसे आज कमाते हैं। ऐसा कोई है जो अपने माता पिता से कम पैसे कमाता हो आज? ऐसा कोई भी नहीं होगा। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, हम में से कोई भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, इनको हमको समझना होगा। सेम हाउस कंडीशन सर, सबकी सब, हम सबकी एक ही थी। आई एम अ स्टूडेंट, आपने नहीं देखा होगा, बाकी हम सबकी स्थिति यही थी। सर हिस्ट्री की बुक सजेस्ट कर दो प्लीज़ सर। देखिए सर, हिस्ट्री की कोई एक बुक नहीं होती। कपिल कुमार जी, कल भी किसी ने शायद ये सवाल पूछा था, या आज शायद फ़ोन पर किसी ने पूछा, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। कोई बुक नहीं होती हिस्ट्री की। आपको हिस्ट्री के पन्नों को पलटना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री अलग अलग से, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान देखिए। ईरान की हिस्ट्री पढ़िए, अभी किन्हीं सज्जन ने बोला था, क्या ईरान और अफगानिस्तान का क्या रिलेशन है, तो उसको पढ़िए ईरान को, है ना, आपको समझ में आएगा
ये जो पूरा पर्शिया जो खा गए, जो पहले खुद एक ही बाप के बच्चे थे वो भी आपस में लड़ रहे हैं। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। हम अगर अपने देश में ये बताने में सक्षम हुए कि हम सब एक ही पिता के वंशज हैं तो रट्टा ख़त्म हो जाएगा। सर जी मेरे घर 1993 में टीवी आया था। अरे बड़ा लेट आया भाई, मेरे पास शायद 83 में आ गया था शायद, है ना। 82 में मेरे यहाँ टीवी आया था, बताइए। ठीक है। कार किस किस के पास कब आई थी भाई? अभी तो लगभग सबके पास में कार होगी। हाँ, सब ने कार ले ली है, सब लोग कार पे चलते हैं, सारे लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं, कार पे चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और जो एक दुकान पर नौकरी करने आए थे, छोटी सी नौकरी दुकान पर, वो भी इसलिए कि अपना खर्चा खुद कर पाएँ, अपने ट्यूशन का, अपने स्कूल की फ़ीस दे पाएँ। और आज वो कार मेंटेन करते हैं, आज उनके खुद के फ्लैट हैं, आज अपना बंगला, अपनी गाड़ी, सब कुछ खुद का है। ये चीज़ें छोटी ज़रूर हैं पर ज़िंदगी में मायने बहुत रखती हैं। एक छोटी, किसी का भी शुरुआत बड़ी नहीं होती। और कोई आदमी कहता ना कि जो उसको छुपाना चाहता है कि नहीं मैंने कभी छोटी नौकरी नहीं करी, कभी ऐसा मत कीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएं आप CEO बन जाइए, ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी है। ये सच हमारे साथ रहना चाहिए और ये सच हमको दुनिया को इसलिए बताना चाहिए ताकि जो छोटे से छोटे लेवल पर आदमी है उसको ये मालूम होना चाहिए एक दिन मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, उसके अंदर एक प्रेरणा आएगी। बहुत सारे लोग छुपाना चाहते हैं, कभी नहीं छुपाना चाहिए। इफ दलित्स वर by Hindu upper caste, then why should have been the first to get converted into Islam by terror of Mughals upper caste protected them instead? तो सर वो निकालिए ना, इतिहास के पन्नों में से इस चीज़ को निकालिए, इस चीज़ को निकाल कर दीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब इतिहास में ये लिखा था। उन चीज़ों को निकालिए, वो सामने आ जाएगा। अभी एक सज्जन ने कह दिया कि कोई सा राजा था, वो दिन भर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता था। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं था कि मुगल ही लेकर आए होंगे, हमें पता ही नहीं था आक्रांता आतंकवादी लेकर आए रक्षाबंधन का त्यौहार, हमें पता ही नहीं था, हमें तो आज बताया गया। पत्थरों में जाकर देख लो भाई, 4000 साल पुराना वो केरा हुआ रक्षाबंधन का त्यौहार, देख तो लो एक बार जाके, पता चल जाएगा। और ज़रा इसको भी देख लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से कि रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाई जाती थी या दिन भर रेप किया जाता था, इसको भी देख लीजिएगा। सब ने हरम खोल रखे थे ना अपने, हरम तो पता ही होगा। तो झूठ ठीक है। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब विथ 1500 ओनली, नाउ इन लेक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाउ इन लैक्स होगा शायद ना। तो सभी ने ऐसे किया है। मैंने कितने की नौकरी करी है मैं बताऊं? मैंने भी नौकरी करी है एक बार जीवन में, 11 महीने नौकरी करी है। कितने की करी थी? शायद 2200 रुपये की करी थी। हाँ, तो मैंने भी वो नौकरी करी है, 2200 रुपये वाली नौकरी भी करी है। और मैंने वो ज़माना भी देखा, फिर उसके बाद तो पैसा खैर बहुत देखा, भगवान की मेहरबानी से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। डॉक्टर हैं आप? सर किस चीज़ का डॉक्टर हूँ? ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आज किसी से ईयर का मिस्टेक भी हो गया, 56 की जगह 96 लिख गए, लोगों ने उनके कपड़े फाड़ लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ था। फर्स्ट जॉब 400 रुपये पर मंथ, अरे बाप रे बाप, बताइए। खैर तो ये चीज़ें हैं, बहुत छोटे से हमने शुरुआत करी थी। हम सभी लोग काफ़ी आगे आए हैं, आगे भी भविष्य में हम सोचेंगे कि आप सब इसी प्रकार से आगे और बढ़ते रहें। हिस्ट्री को ज़रूर पढ़िए सर, क्योंकि हिस्ट्री से ही आप सबक ले पाएंगे। हिस्ट्री से ही आप, जैसे आपको अपने घर की हिस्ट्री याद रहती है ना, हम कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए, ऐसे ही देश की हिस्ट्री भी हमको याद रहनी चाहिए। देश की हिस्ट्री पर काम करने के लिए जितने लोग तैयार हों उनके लिए कल हम एक गूगल फॉर्म अपलोड करके पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे, है ना। तो वहाँ से गूगल फॉर्म ले सकते हैं। और इसको भी, जो इस लाइव है इसमें भी हम इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो उसमें भी ऐड हो जाएगा। जो हिस्ट्री पर जो लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग छोटा छोटा करके चीज़ें बनाएंगे ना। जो वीडियो बनाना चाहते हैं, जो तमाम सारे लोग वीडियो बनाते भी होंगे, जिनके अलग अलग चैनल होंगे, उनके लिए भी धीरे धीरे करके तो सारी चीज़ों को थोड़ा संगठित करते जाते हैं ना, छोटे ग्रुप्स बनाते जाते हैं। और ग्रुप्स में कोई एक दूसरे को नहीं बोलेगा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये हो, या मैं ज़्यादा समझदार हूँ। मैंने क्या बोला? सबसे पहली चीज़ क्या, हम समझदार हैं, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें हम, है ना। अफगानिस्तान फाइनल क्या हुआ?
अरे सर अभी तो चल रहा है, अभी कैसे फाइनल हो जाएगा? ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तभी हो पाएगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा, गुरु बनकर जाकर सबको बताएगा कि तुम्हारे डिसिडेंट कौन है, तुम्हारी असली क्या, तुम्हारे जो पुरखे हैं वो कौन है, तुम्हारी असलियत क्या है। तो अब सब शायद एक अम्ब्रेला के नीचे आए और तब ये सारा खून खराबा बंद हो ना, तब तक तो चल ही रहा है। पाकिस्तान में फ़ौजी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान में फ़ौजी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आई एनालाइज्ड इट फ्रॉम द बुक इंडिका बाय मेगास्थनीज। ओके, हाँ तो सर उसको लेकर आइए ना, उस बुक को कोट करेंगे। उस बुक में और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ मिलेगा, है ना। राम कुमार जी कहते हैं गॉट अ चांस टू वॉच लाइव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, होप यू आर डूइंग गुड सर। हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया हूँ राम कुमार जी, काफ़ी दिनों बाद, वाकई में काफ़ी दिनों बाद, है ना। कहाँ मिलती है सर आपकी मुझसे कहानी? मिलती है सर आपकी मुझसे? अच्छा जी, चलिए, हम सब की कहानी एक जैसी है ना। I pledge it's my motive that I will be like Nitin Shukla. Love you. You are an inspiration for me. आकर्ष गुप्ता जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरे जैसे बन जाइए, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अफगान एनालिसिस 1990 to 2020 सर प्लीज़। 1990 to 2020, ऑल राइट, ठीक है। सऊदी अरेबिया करेक्टिंग मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम, राजवीर जी। बिल्कुल सही। आज नींद बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल सर, आप सबको नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा और बाकी के एनालिसिस कैसे लगते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताते रहा कीजिएगा। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो पसंद आते हैं, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करना भूला मत कीजिएगा, कर दिया कीजिए। अब तो मिठाई खा ली है ना, अब पसंद आई है तो भाई पेमेंट कर देना जाते समय में, है ना। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। और यदि भारत के बाहर हैं, देखो ऐसे समय पर एकदम से स्क्रीन ब्लैंक नहीं होना चाहिए भाई। अगर भारत के बाहर है तो सबसे इजी मेथड है पेपाल, paypal.com नहीं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, राइट। और टेलीग्राम चैनल सबसे मेन है, इससे ज़रूर जुड़े रहिएगा, t.me/nshukla, इसकी लिंक है, लिख कर ब्राउज़र में एंटर मार दीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा और अंदर जाकर उसमें नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दिलबर जी, आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग इंसिया, दैट इज़ भारत बाय जे साइदी। दीपक, बहुत अच्छा। उत्तम बनर्जी जी, सुप्रभात सर, उठ गए आप? चलिए आज का एपिसोड देखिएगा, आपके कुछ काम का है, थोड़ा थोड़ा कुछ काम का है। सर आई विल कॉल यू टुडे। अच्छा टुडे, हाँ टुडे ही है, ठीक है, बिल्कुल कॉल कीजिएगा सर, स्वागत है आप सभी का। और थोड़ा सा हम सभी पढ़ने में ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम सभी एक ग्रुप बनाकर उसमें ध्यान देंगे। मित्रों ये था आज का लाइव, कल दोबारा, कल सवाल जवाब रहेंगे, तो कल संडे को इसी चैनल पे मिलेंगे। लाइव वाला चैनल शायद ब्लॉक हो गया, अगर चालू होगा तो वो आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर भेजकर नोटिफिकेशन, अदरवाइज़ 99% इसी चैनल पर रहेंगे। तो देखते क्या होता है आगे, है ना। कल सवाल जवाब रहेंगे, कल भी करेंगे। सर बहुत दिन बाद लाइव देखा, अरे क्यों शालीन जी, इतने दिनों बाद क्यों देखा? अब लगातार देखते रहा करो यार, है ना। चलिए कल मिलते हैं, कल सवाल जवाब के साथ में। और अगर कुछ हुआ तो कल भी कुछ रखेंगे, संडे के दिन भी कुछ रखेंगे, क्योंकि समय धीरे धीरे बहुत कम होता चला जा रहा है। दिन 24 घंटे बहुत कम लग रहे हैं, कम सोने के बाद भी और भी कम लग रहे हैं। इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको सोचना पड़ेगा। दिन बढ़ाने का क्या तरीका है? दिन बढ़ाने का तरीका है कि अपने हाथ बढ़ा ली जाए, अपने पढ़ने वाली आँखें बढ़ा ली जाए, है ना, उससे दिन बढ़ जाएगा। वो भी करेंगे, जल्दी करेंगे। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा मिलते हैं, तब तक क्या करना है, अपना ख्याल रखना। वो कैसे रखेंगे? वैक्सीन लगवा कर, एक लग गई तो दूसरी लगवा लीजिए, और दोनों लग गई तो मास्क लगा लीजिए। नहीं, मास्क में आप लोग अच्छे लगते हो ना, मास्क मत उतारा करो। मास्क जो उतार उतार के घूंघट से बार बार इधर से, बिना उसकी भी आवाज़ आती है, आवश्यकता नहीं मास्क उतारने की, है ना। आपके पीले पीले दांत देखने में कोई मज़ा थोड़ी आता है। अच्छा वो आप लोग, कुछ लोग तो इसलिए उठा रहे, वो एक मिनट, अरे राम राम, इसको भी छोड़ दीजिए, आदत अच्छी नहीं है ना। अच्छी आदतें उनको पकड़िए। शिवरात्रि, जय श्री राम। अपूर्व सक्सेना जी आपको भी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा मित्रों, क्योंकि अभी हमें बहुत काम करना है इस देश के लिए। ये ज़िंदगी आपकी नहीं है, ये ज़िंदगी देश की है, और इस देश के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।